Okay, so welcome. Now we will now start with admission of new partners के top 5 questions. ठीक है, वैसे एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो काफी इजी है. एडमिशन के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली काफी इजी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली एडमिशन पे ही क्वेश्चन आता है. ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं. तो एडमिशन में मैंने अलग अलग जगह से, मॉड्यूल से, एमटीपी से, आरटीपी से, ऐसे टॉप 5 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं. ठीक है, ये क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते वक्त मैंने ध्यान में ये रखा है, एक तो मेरा प्रेडिक्शन की क्या एग्जाम में आ सकता है, दूसरा मैंने यहां पे ये चीज का ध्यान रखा है कि कौन से ऐसे एरियाज आते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस के पॉइंट्स होते हैं जहां पर जनरली हम अटकते हैं. ठीक है, नॉर्मली ऐसा मैंने देखा है कि हम लोग कभी भी पूरे क्वेश्चन में नहीं अटकते. पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, हम लोग पूरे क्वेश्चन में कभी नहीं अटकते, हम लोग क्वेश्चन के किसी एक पार्ट में अटकते हैं. ठीक है, तो जहां जहां जिन जिन क्वेश्चन में वैसे कोई पार्ट है जिसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने खास तौर पे उन पार्ट्स को, उन क्वेश्चंस को ही कवर अप किया हुआ है. ठीक है, चलो तो ये ध्यान में रखते हुए लेट्स क्विकली बिगिन देन. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, ये सितंबर 24 के एमटीपी का क्वेश्चन लिया हुआ है. ठीक है, तो ये एडमिशन का ही है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, बट यस एमटीपी और आरटीपी ऑफ द रीसेंट फ्यू सीजन्स, रीसेंट फ्यू एमटीपी आरटीपी, इसके ऊपर ये हमेशा से ही इंपॉर्टेंट होता है. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे मैं आज जैन टारगेट कर रहा हूं तो सर मुझे जैन का ही आरटीपी या एमटीपी इंपॉर्टेंट है. नो, जैन के पहले के सितंबर, जून, ये सारे एमटीपी जो होते हैं, आरटीपी जो होते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं. कई बार ऐसा देखा गया है कि इस बार का तो नहीं, लेकिन पिछले बार के आरटीपी या पिछले बार के एमटीपी के क्वेश्चन एज इट इज छप के आ गए. ठीक है, तो ये सबको हमें थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है. ठीक है, चलिए तो मैं एमटीपी 24 सितंबर 24 के क्वेश्चन नंबर 4A में हूं. ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, पहले पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से. क्या कह रहा है? A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. The balance sheet of A and B as on 31st of March 24 was as follows. हमें ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, मुझे वहां पे लाइबिलिटीज दिखाई दे रहे हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक के फॉर्म में, और दोनों के कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक इन ट्रेड है, डेटर्स, लेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश, ये सब हमारे पास दिया हुआ है. बहुत बढ़िया. नाउ C was admitted to the firm on the above date on the following terms. क्या क्या हुआ है? He is admitted for 1/6 share. एक मिनट, हाँ, He is admitted for 1/6 share है क्या, है ना? ठीक है सर, तो ये न्यू शेयर हमें दिया है किसका? नए पार्टनर का 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड टू इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ 50 लाख. ठीक है, ओके. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1. बल्ले बल्ले ये दे दिया, अगर नहीं दिया रहता तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन ठीक है दे दिया है, अच्छी बात. लेकिन हाँ, अगर मुझे गुडविल वगैरह के कैलकुलेशंस में हो सकता है मुझे यहां पे सैक्रिफाइस या गेन का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ जाए. ठीक है, वैसे हम लोगों ने एक और ट्रिक देखा हुआ है, आई होप यू रिमेंबर, है ना? वो ट्रिक की मदद से हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा रेशियो के बगैर भी. ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं. C is unable to bring in cash for his share of goodwill. They decided to calculate the goodwill on the basis of C's share in the profits and the capital contribution made by him to the firm. C's share and the capital contribution made by him. अच्छा, जरा ध्यान से देखना लैंग्वेज को. ये क्या कह रहे हैं कि नए पार्टनर के शेयर को और उसने जो कैपिटल लाया उसको बेस रखते हुए हमें गुडविल कैलकुलेट करना है. क्या मुझे यहां पे एवरेज प्रॉफिट दिया है? नहीं. क्या मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड का एनआरआर, ये वो कुछ तो भी दिया है? ऐसा तो कुछ दिया नहीं है. तो सर मैं गुडविल कैसे निकालूंगा फिर? हिडन गुडविल. जरा याद करने की कोशिश करो, हिडन गुडविल में हम क्या कर रहे थे? हम कैलकुलेट कर रहे थे वैल्यू ऑफ फर्म. याद है क्या? टेकिंग न्यू पार्टनर्स शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड हिज कैपिटल एज द बेस, और उसकी मदद से हम लोग गुडविल का वैल्यू निकाल रहे थे. याद है? तो यहां पर आ रहा है हिडन गुडविल. ठीक है, देखते हैं इसे आगे. फर्नीचर इज टू बी रिटन डाउन. रिटन डाउन यानी डेप्रिसिएट करना है, कम करना है. 1740 से स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%. बहुत बढ़िया. प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर डेटर्स एट 5% फॉर बैड डेट्स. ओके, अ प्रोविजन वुड आल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 3120. द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैव अप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू 58,400. यानी 58,400 से बड़ा है कि 58,400 पे ले आना है? पे ले आना है. लैंग्वेज से वही समझ में आ रहा है. द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 900 रुपए. इट इज फाउंड दैट क्रेडिटर्स इंक्लूड्स सम ऑफ 2,800 व्हिच इज नॉट टू बी पेड ऑफ. ओके, यानी क्रेडिटर्स को मुझे 2,800 नहीं देने हैं. अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे अच्छी बात है ना यार, किसी को पैसे नहीं देने हैं तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है
है कि नहीं? कोई माफ कर दिया हमको, डिस्काउंट रिसीव की तरह हो गया ये, राइट? ओके, प्रिपेयर द फॉलोइंग: रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू पार्टनरशिप आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। ठीक है? सो सर जी मुझे क्या करना है? मुझे यहां पे एक बात का ध्यान रखना है कि एडमिशन के क्वेश्चंस में ऑन द डेट ऑफ चेंज, एक पर्टिकुलर डेट में मैं ये सारे के सारे अकाउंट्स बना रहा हूं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मुझे क्या करना है? मुझे सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना है, नंबर वन। दूसरा, यहां पे मुझे ये ध्यान में रखना है कि सैक्रिफाइस गेन का रेशियो निकालते हुए मुझे गुडविल का कैलकुलेशन करके उसे एडजस्ट करना है। नंबर थ्री, मैं क्वेश्चन में देखता हूं कि क्या यहां पे कोई रिजर्व है? अरे रिजर्व ही नहीं है ना? लेकिन एक आदत रखना सब लोग, हम लोग जनरली स्पीकिंग 90% केसेस में ये होता है, शायद ज्यादा ही, कि हम लोग रिजर्व जब मैं ढूंढने बोलूंगा आपका ध्यान बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही जाएगा। भाई रिजर्व्स ढूंढने जब मैं कह रहा हूं तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी ढूंढना, यहां नहीं है। लेकिन ये आदत रखो कि रिजर्व्स कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी ढूंढना। ठीक है? चलो, ये तो है नहीं यहां पे, तो सर एक तो रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट आ गया, एक गुडविल एडजस्टमेंट आ गया, रिजर्व्स है नहीं, कोई कैपिटल वगैरह एडजस्ट करने के लिए कहा नहीं है, तो बाकी पूरा का पूरा एक बेसिक सा हमारे सामने क्वेश्चन बन गया है। ठीक है? चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर इट देन। ओह, हिल गया थोड़ा। हाँ जी, सो लेट्स गो। सर सबसे पहले दिमाग में ला लेते हैं कि मुझे कैसे कैसे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, है ना? मतलब कैसा है, द पॉइंट इज कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस बात को सोचो। हाँ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारे दिमाग में चीजें क्लियर अगर रहे तो फिर हम लोग चीजों को फास्ट कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है? मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो बात को समझो, थोड़ा ऑफ ट्रैक एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन शायद आप लोग समझ जाओ। ठीक है? आप लोगों ने वो मिल्खा सिंह के ऊपर एक मूवी बनाता देखा है, वो भाग मिल्खा भाग, देखा है? उसमें ऐसे दिखाते थे ना कि मिल्खा सिंह जब रेस ट्रैक पे मतलब ही इज अबाउट टू टेक द अबाउट टू रन अबाउट टू स्टार्ट, है ना? तो वहां पर ही ऐसा कुछ दिखाते थे कि ट्रैक को कैसे स्पीड में दौड़ेगा, ऐसा कुछ एक विजुअलाइज करते थे वो, है ना? तो वैसा करके कुछ एक विजुअलाइज कर लिया तो कहीं ना कहीं वो स्पीड मेंटेन करने में, भागने में उनको भी इजी पड़ता था, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, भाई वो वहां के दिग्गज खिलाड़ी थे, हम यहां के दिग्गज खिलाड़ी बनने वाले हैं, इसलिए क्या करना, अपने दिमाग को कंफर्टेबल करने की कोशिश करो। अगर दिमाग सोच पा रहा है, दिमाग को दिख रहा है कि भाई मुझे ये इतना इतना, ये पेज में इतना इतना, ये पेज में इतना इतना, ऐसा ऐसा करना है, ये सोचने की हालत में अगर हम लोग रहे तो एग्जामिनेशन मोमेंट में, लास्ट मोमेंट में हम पैनिक नहीं होंगे। ठीक है? नहीं तो लास्ट मोमेंट पैनिक क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि सब चीजें एकदम से देखते हैं ना हम लोग, तो एकदम से देखने में हम लोग को थोड़ी घबराहट हो जाती है कि कैसे लिखूं, कहां लिखूं, अरे बाप रे क्या करूं, ये होता है। ठीक है? तो वो पैनिक ना होने के लिए दिमाग को ट्रेन करो, दिमाग को कंफर्टेबल करने की कोशिश करो। ठीक है सर? तो मेरे दिमाग में एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, आधे पेज में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जगह लगता है सर, 3 पार्टनर है एबीसी, है ना? तो एक अलग पेज में इसे बना लूंगा, एक बैलेंस शीट बना लूंगा। तो मैं काम करता हूं, पहले रिवैल्यूएशन बना लेता हूं, उसके नीचे बैलेंस शीट बना लेता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आड़ा करके या थोड़ा 2 पेज मिला के जैसा भी है अगले पेज में लिख लेता हूं। और उसके अलावा वर्किंग नोट में सर एक गुडविल का तो वर्किंग नोट आएगा ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा वो सैक्रिफाइस और गेन रेशियो के लिए एक वर्किंग नोट आएगा, और बस सर इतना ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, है ना? चलो, तो विद दैट वी विल स्टार्ट। ओके, हाँ जी, हाँ जी, चलो। तो सबसे पहले अगर मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया तो आई नीड टू राइट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, करेक्ट? तो अगर मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल यहां देखूं तो 88,000 और 72,000 ये दिख रहा है। ठीक है? ओके, तो मैं कैपिटल अकाउंट में इसे लिख लेता हूं 88,000 एंड 72,000। ठीक है, ये लिख लिया। ओके, उसके बाद कैश बैंक अकाउंट यहां पे बनाने की ऐसा जरूरत तो महसूस नहीं हो रही है, तो मैं बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में अभी लिखना शुरू कर सकता हूं। ठीक है? तो रिवैल्यूएशन में क्या क्या एडजस्टमेंट है सर? रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट में एक तो मुझे नजर आ रहा है फर्नीचर 1740 से डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा है, राइट? तो मेरे ख्याल से ये लॉस है ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा और कह रहे हैं फर्नीचर का वैल्यू भी इससे कम हो जाएगा 1740 से। सो मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने लिख दिया 1740 टू फर्नीचर, है ना? और बैलेंस शीट में फर्नीचर में से मैंने 1740 माइनस करके लिख दिया अमाउंट। ठीक है? ये प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने की आदत रखना, आधा छोड़ दिया तो बाकी आधा भूलने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, तो पूरा कंप्लीट कर लेना उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्नीचर के बाद मुझे दिखाई दे रहा है स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। स्टॉक का वैल्यू क्या है? 42,800। इसका 5% देखो कितना आ रहा है, 2140।
ठीक है, तो ये भी डेप्रिसिएट हो रहा है रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और स्टॉक का वैल्यू को भी मैं 2140 से कम करके 40,600 पे दिखा दूंगा। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट, अ प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑडिटर्स एट 5% फॉर बैड डेट्स। अब यहां एक छोटी सी गलती हो सकती है ना सर, 5% निकालना है तो हमें कंफ्यूजन नहीं आता है कि 5% किसका, 70,000 का कि 69,600 का, किसका, 70,000 नॉट 69,600। यस, करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज डेटर्स इज 70,000। हाँ, डेटर्स का बैलेंस 70,000 ही है फिलहाल। देयर इज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ 400 रुपए। ठीक है, अब हमें इन्होंने क्या कहा है कि मुझे 5% प्रोविजन मेंटेन करना है। 5 ना, कितना, हाँ 5%। तो 5% कितना होता है, निकालिए। 70,000 का 5% आता है 3,500। और जरा समझने की कोशिश कीजिए, मुझे प्रोविजन चाहिए 3,500 का, लेकिन कहना है इससे कि मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन है 400 का, है ना। तो भाई मेरे को 3,500 होना, 400 ऑलरेडी है, तो मैं कितने का प्रोविजन क्रिएट करूंगा, 3,100। क्लियर है ये। अब इसी को हम लोग जनरली फाइनल अकाउंट्स की भाषा में जैसे याद रखते हैं ना, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, ऐसा करते हैं। तो वो ओल्ड प्रोविजन यूजुअली आप माइनस करते हो, न्यू प्रोविजन आप ऐड करते हो। तो भाई 3,500 न्यू प्रोविजन है, वो ऐड हुआ, और 400 रुपए ओल्ड प्रोविजन है, वो माइनस होगा। तो माइनस होकर नेट इफेक्ट क्या बचेगा, 3,100। ठीक है, चलिए, तो वो तो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है, आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, कुछ इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है ये, है ना। तो 3,100 मैं यहां पे कर दूंगा डेबिट। देखो यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया इन्होंने, 3,500 माइनस 400 रुपए, और मेरे बैलेंस शीट पे डेटर्स में से अब माइनस होंगे 3,500 और बैलेंस बचेगा 66,500। ठीक है, ये होगा। आगे, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज अप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू 58,400। से बिल्डिंग का वैल्यू 52,000, कौन सा बिल्डिंग पता नहीं, 58,400 पे ले आना है ना। यानी कितने से अप्रिशिएट हुआ, 58,400 माइनस 52,000, कितने से अप्रिशिएट हुआ, 6,400। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में 6,400 बाय बिल्डिंग। ठीक है, और बैलेंस शीट में 52,000 प्लस 6,400, 58,400 दिखा दिया हम लोगों ने ये भी। आगे उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 900 रुपए, है ना। इन्वेस्टमेंट था कितना, 5,000, ये 900 से बढ़ गया, तो सर ये भी मेरा इनकम है, इसलिए यहां पे लिख दूंगा 900 रुपए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे, और यहां इसे बढ़ा के दिखाऊंगा 5,000 प्लस 900, 5,900। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद मुझे नजर आ रहा है इन इट इज फाउंड दैट क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ 2,800 व्हिच इज नॉट टू बी पेड ऑफ। ये मेरे लिए फायदेमंद बात हो गई, इनकम है 2,800 भी मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, राइट। और उसके अलावा ये क्रेडिटर्स में से 2,800 कम हो जाएंगे, तो 25,800 के क्रेडिटर्स से 2,800 कम हो जाएंगे, कितना हो गया अभी, 23,000। ठीक है, यस, परफेक्ट। तो ये पॉइंट्स हमारे सारे के सारे हो गए। ठीक है, तो अब क्या बच गया, अब बचा गुडविल। चलो गुडविल के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो नया पार्टनर कितना शेयर लेके आ रहा है, कितना कैपिटल लेके आ रहा है, इस पे मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। नॉर्मली स्पीकिंग वो एंट्री आप पहले कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उस पर जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं उसको थोड़ा आराम से ही कर रहा हूं। ठीक है, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट कर लिया। अब मैं आ जाता हूं गुडविल के कैलकुलेशन में। गुडविल के कैलकुलेशन में अगर आपको रेशियोज जमता है तो आप रेशियोज के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हिडन गुडविल निकालना है। हिडन गुडविल निकालने के लिए यहां पर इनका जो तरीका है वो लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक और तरीके से बता देता हूं, और ये तरीका वैसे ही है जैसा हमने निकाला। हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था, जरा देखिए पेज पलटा के। हिडन गुडविल आपको मिल रहा है, देखो क्या मिला, वैल्यू ऑफ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाला जाता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल को हम बेस लेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल को हम बेस लेंगे। सर ऐसा क्यों लिया जाता है, न्यू पार्टनर के कैपिटल को क्यों बेस लिया जाता है? भाई कोई भी पैसा आज अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो आज के वैल्यूएशन के मुताबिक इन्वेस्ट कर रहा होगा ना,
तो उसके कैपिटल को बेस लेते हुए मुझे आज के बिजनेस का वैल्यूएशन पता चल सकता है, ठीक है। सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। दो तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, एक लॉजिकली मैथमेटिकली सोच के, और दूसरा रट्टा मार लो फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो देखो भैया, नए पार्टनर का कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। नए पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, कितना ला रहा है, 50,000, और शेयर क्या है इसका, 1/6 है ना। तो मैं एक तो ऐसा लिख लू 50,000 इंटू 1/6 का रेसिप्रोकल यानी 6/1, यह आ गया 3 लाख, ठीक है। ऐसा कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं इसका लॉजिक पे ध्यान दूं तो लॉजिक क्या है, वेरी सिंपल, जरा देखिए। अगर 1/6 का वैल्यू, सॉरी 1/6 का वैल्यू अगर 50,000 है तो फिर 100% का वैल्यू कितना होगा। तो ये 100% के वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 1/6। अब डिवाइडेड बाय 1/6 यानी मल्टीप्लाइड बाय 6/1, ये लॉजिक है। तो आप इसे मैथमेटिकली भी याद रख सकते हो, मैथमेटिकली याद नहीं करना पड़ता, मैथमेटिकली अगर समझ में आ गया तो वो ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। या ऑल्टरनेटिवली इस फॉर्मूले को याद रख लेना। कैसे निकालोगे वैल्यू ऑफ फर्म फॉर हेड एंड गुडविल? नो सिरी, आई डिडंट कॉल यू, प्लीज गो बैक, थैंक यू। सिरी आ गई यार। हाँ, क्या बोल रहे थे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। हाँ जी, तो ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल, सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा था मैंने आपको, मुझे कैलकुलेट करना है एग्रीगेट कैपिटल, राइट। तो एग्रीगेट कैपिटल अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले कितना आ रहा है, देखिए जरा, कैपिटल कितना है सर, कैपिटल कितना है, 88,000, 72,000, कितना हो गया देखो, 1,60,000, और इसका कितना है, नए पार्टनर का कैपिटल कितना है, 50,000, तो सब मिला के कितना हो गया, 2,10,000 आ गया इतना। यस, देयरफॉर वी विल गेट द हिडन गुडविल। कितना आ रहा है हिडन गुडविल, हिडन गुडविल विल बी वैल्यू ऑफ फर्म माइनस एग्रीगेट कैपिटल, ये कितना आ गया, 90,000, ठीक है। यस, अब ये आ जाने के बाद मुझे देखना है कि व्हाट इज द सैक्रिफाइस, व्हाट इज द गेन, है ना। तो इसके लिए मैं यहां पे ऐसा एक टेबल बना लेता हूं। ऑल्टरनेटिवली हम लोग रेशियोज की तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके दिखा रहा हूं आपको। देखो एबीसी है ना, क्या नाम है इनके, एबीसी नाम है ना, हाँ। तो सर 90,000 को पहले बांट दो इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है सर, ओल्ड रेशियो है 3:2 बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो चलिए 90,000 को 3:2 में देखो कितना आ रहा है, बताओ मुझे। सी का तो 0, $54,000 ए का, और 36,000 बी का, राइट। अब वही 90,000 को फिर से न्यू रेशियो में बांटो सभी में। न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में, 3:2:1, तो बांटो 3:2:1 में। 45,000, 30,000 एंड 15,000, ठीक है। यस, सो व्हाट यू सी हियर, यहां से अब पता चल जाएगा सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन। सर ए के 54,000 आगे चल के 45,000 ही मिलेंगे बेचारे को, यानी सैक्रिफाइस हुआ बेचारे का कितने का, 9,000 का सैक्रिफाइस। व्हाट अबाउट बी, सर 6,000 का बेचारे का सैक्रिफाइस हो गया, और सी को 0 की जगह 15,000, हाँ हाँ 15,000 रुपीज का हो गया गेन, राइट। अब मुझे बताइए क्या ये गुडविल के पैसे ला पा रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो फिर हम लोगों को कैसे दिखना पड़ेगा, उसे डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी हमको क्या करना होगा, सी के अकाउंट को डेबिट करना होगा क्योंकि उससे रिसीवेबल है, और ए एंड बी को क्रेडिट करना होगा, कितना, द अमाउंट ऑफ देयर सैक्रिफाइस, राइट। ओके, तो अब हम लोग कैपिटल और गुडविल इन दोनों की एंट्री करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, हमें इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में मर्ज एंट्री बहुत सारे दिखेंगे,
इंस्टीट्यूट सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन नहीं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 ट्रांजैक्शंस को भी मर्ज करके आंसर्स लिखता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऐसा करता है। और अगर हम लोग उतने तेजस्वी है कि हम लोग 6-6 ट्रांजैक्शंस का मर्जर देख के भी बराबर समझ जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, अपनी पीठ थपथपा लेना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर हम लोग उतने तेजस्वी नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है भाई। लोग शॉर्टकट मार रहे हैं इसलिए मैं भी शॉर्टकट मारूंगा, ऐसा नहीं होता। हम लोग अलग अलग एंट्री कर लो ना यार, कौन सी बड़ी बात है ना। तो कैपिटल और गुडविल को इंस्टीट्यूट बहुत सारी जगह पे मर्ज करके एंट्री पास करता है। हम लोग इसे मर्ज करके एंट्री पास नहीं करेंगे, हम कैपिटल को अलग रखेंगे और गुडविल को अलग रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो कैपिटल कितना है, 50,000 लेके आया वो, है ना। तो मैं यहां पे कैपिटल अकाउंट में लिख देता हूं, यहां पे सी के कैपिटल अकाउंट में 50,000। और गुडविल में क्या किया, सी को डेबिट किया और ए और बी को क्रेडिट किया। तो मैंने सी को डेबिट कर दिया 15,000 से, ये 9 और 6 मिला के 15, और ए एंड बी को क्रेडिट कर दिया 9,000 और 6,000। ठीक है, गुडविल का भी हो गया सर एडजस्टमेंट, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे हो गए अभी, है ना। तो अभी बचा गया कुछ भी नहीं, खत्म, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह भी नहीं है, डन। तो अभी क्या करना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालना है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करेंगे, ये आ रहा है, अच्छा एक और था शायद से, आउटस्टैंडिंग वेजेस कुछ अपन ने भूल गए क्या, कहीं था क्या ही, हाँ ये, अ प्रोविजन वुड आल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹3120। ठीक है, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही बनेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी क्रेडिटेड। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम लोग 3120 लिख देंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मुझे ये दिखाना होगा 3120। ठीक है, अब अगर हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करने जाए, क्या आ रहा है बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट में, नो बैलेंस, टल्ली हो गया। ठीक है, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, चलो, तो रिवैल्यूएशन में तो कुछ बचा नहीं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे और ये बैलेंसेस को एज इट इज हम लोग लिख देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, 97,000, 78,000, 35,000 जो भी बैलेंस आ रहा है वो। ठीक है, तो ये आ गया भैया यहां पे। बाकी यहां से उठा के जिन जिन अकाउंट में कोई चेंज नहीं है वो एज इट इज मेंटेन किए जाएंगे। क्रेडिटर्स में तो चेंज था, वो हम लोगों ने लिख लिया। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था, तो इफ देयर इज नो चेंज इन बिल्स पेबल रिमेन्स एज इट इज। इफ देयर इज नो चेंज इन बैंक ओडी, द बैंक ओडी रिमेन्स एज इट इज। तो लास्ट में एक और स्टेप करना जरूरी है कि पुराने बैलेंस शीट से कंपेयर करना, जिनके बारे में नो इंफॉर्मेशन वाज गिवन उनको एज इट इज वहां पे लिख देना है। ठीक है, तो देखिए सर, बिल्स पेबल में एज इट इज लिख दे रहा हूं, बैंक ओडी में एज इट इज लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से एसेट साइड में बिल्डिंग के बारे में बोला हुआ था, फर्नीचर के बारे में भी बोला हुआ था, स्टॉक के बारे में भी बोला हुआ था, डेटर्स के बारे में भी, सबके बारे में बोला हुआ था, राइट। चलिए, कैश बैलेंस चेंज होगा। हालांकि हम लोग इसके लिए कैश अकाउंट बना भी सकते हैं, लेकिन वो बनाए बगैर भी हमारा काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा, देखो, सबसे पहले तो यहां पर कैश में मैं इनर कॉलम में लिख लूंगा कि 31,000 थे, 31,000 में और कितने पैसे आए सर, 50,000 आए। और कुछ आया क्या, और कुछ आया, अच्छा कुछ गया, कुछ पेमेंट करना पड़ा कहीं पे, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, नहीं। यानी 31,000 में 50,000 ऐड हो गए, कितना हो जाएगा फिर 81,000, ये हो गया। तो फाइनली योर बैलेंस शीट शुड टैली। ठीक है, नाउ इसको तो हम लोगों ने इस तरह से देखा। नाउ व्हाट इज योर ड्यूटी, द सेम क्वेश्चन, घर जाना है और एक बार बिना सॉल्यूशन देखे अपने दम पे सॉल्व करना है, टाइमर लगा के देखना है कि कितने देर में सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आइडियल टाइम इज 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। अगर 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाए तो समझ लेना कि हमारा स्पीड अच्छा है। अगर 10 मिनट से ज्यादा लगा तो समझ लेना कि हमारा स्पीड और इंप्रूवमेंट का स्कोप है। खराब नाम का कोई चीज नहीं होता, देयर इज नथिंग बैड। ठीक है, या तो हम लोग सही है, हम लोग सही अच्छा जा रहे हैं, या तो फिर देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, नथिंग एल्स। ठीक है, यस, हो गया पहला, इजी। ठीक है, आ जाते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, यस, ये मैंने लिया है मॉड्यूल से। ठीक है, मॉड्यूल के पेज नंबर 10.104 में इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहां से पिक किया है। और इस क्वेश्चन को पिक करने के पीछे खास रीजन है। इनफैक्ट ये जो एक पॉइंट है जिसको लेके घुमाया जाता है, इसको लेके सितंबर 24 के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी घुमाया जा चुका है। ठीक है,
एक बहुत ही चिल्लर सा एक एरिया है, चिल्लर सा एरिया, ठीक है। लेकिन आई गेस उस चिल्लर एरिया को 11-12 पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, शायद, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत घबराते हैं और इंस्टीट्यूट ने वही टारगेट कर लिया। मैंने अपने क्लास में इस चीज को कवर किया हुआ था। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज अबाउट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ठीक है। सितंबर 24 एग्जामिनेशन में इन्होंने बैलेंस शीट पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड भी दे दिया, कभी कभी फंड की जगह रिजर्व वर्ड भी यूज कर देते हैं, और इसके साथ साथ दे दिया प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब मैंने ये देखा है कि हमें से बहुत सारे बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जनरल रिजर्व जैसा मैं पार्टनर्स में बांट दूं कि इसको क्या करूं। उस तरह एक बार सीए स्टूडेंट की तरह सोच के देखना, अपने आप को अपग्रेड करना, है ना। अपन अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे कि आप बताओ तो फिर मैं लिखूंगा, तो कभी अपग्रेड नहीं कर रहे अपने आप को अपन। अपग्रेडेशन मतलब क्या? सिंपल सी बात है सर, सेविंग्स बटता है, लाइबिलिटी नहीं। समझे बात को? मुझे XYZ पर्सन को पेएबल है पैसे, तो वो मेरा सेविंग्स नहीं है। समझो इस बात को। अगर मान के चलो मैंने कुछ पैसे अलग से हटा के रखे, मेरे पास अभी बहुत पैसे रखे हुए हैं, ये पैसों में से मैं कुछ पैसे अलग से हटा के रख रहा हूं, मैं ये 100 रुपए अलग से हटा के रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? अरे मुझे ना वो प्रणव को कुछ पैसे देने थे, इसलिए मैंने यहां पे रख दिया। इज दैट अ सेविंग? सोच के बताओ, इज दैट अ सेविंग? नहीं ना। क्यों नहीं है? क्योंकि आई नीड टू पे टू समवन एल्स ना, सो इट इज नॉट अ सेविंग्स, ठीक है। लेकिन हां, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे ही, मेरा एक पिगी बैंक है, उसमें ऐसे ही पैसे जमा करता रहता हूं, ठीक है ना। तो इसको मस्त ऐसे फोल्ड करके पिगी बैंक में रख दिया। इज दैट माई सेविंग्स? यस, दैट इज माई सेविंग्स। तो ये समझना पड़ेगा हमें। इसको वापस मैं सेव कर देता हूं यहां पर। हाँ जी, मैं तो बाद में भूल जाऊंगा, फिर ढूंढता रहूंगा। पैसों की बात है भाई। हाँ जी, तो द पॉइंट इज कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ही बात कर रहा हूं। मुझे सबसे पहले ये देख लेना है कि ये जो पैसा है, इज इट पेबल टू एनीवन आउटसाइडर, ठीक है। पहले तो वो देख लेना है, इज इट पेबल टू एनीवन आउटसाइडर? इफ यस, दैट इज अ लायबिलिटी, एंड इफ इट इज नॉट पेबल टू एनीवन आउटसाइडर, देन ओनली इट इज अ सेविंग्स, इट इज अ रिजर्व, ठीक है। तो देखिए सर, जरा समझने की कोशिश करो। ये पॉइंट को मैं पहले ही कवर कर ले रहा हूं, इसमें यही वाला बात लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। अब जैसे मैंने नाम ले लिया प्रोविडेंट फंड। व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? ये चीज मेरे पार्टी के लिए रखे है, वीकेंड पार्टी के लिए है। प्रोविडेंट फंड से मैं वीकेंड पार्टी करेगा, अच्छा, तो डेट पे जाऊंगा तब खर्च करूंगा। क्या है यार वो? हाँ, वो एम्प्लॉइज के लिए है, वो मेरे पार्टी के लिए नहीं है। इट इज नॉट माई सेविंग्स, इट इज अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के साथ वही किया जाएगा जो बाकी लाइबिलिटी के साथ किया जाता है। अभी अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, इसमें बिल्स पेबल के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था, तो मैंने वो बिल्स पेबल को वैसा ही लिख दिया। क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट दिया हुआ था, तो उस एडजस्टमेंट को किया, फिर लिखा। तो भाई प्रोविडेंट फंड के साथ क्या होगा? ऐसा ही होगा। अगर मुझे कोई एडजस्टमेंट दिया है तो मैं एडजस्ट करूंगा, अगर नहीं दिया है तो उसे एज इट इज कंटिन्यू करूंगा। समझे बात को? अब इसी तरह से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, नाम में ही क्या दिखाई दे रहा है? वर्कमैन के कॉम्पेंसेशन के लिए रखा हुआ फंड। ये मेरे लिए क्या? मैं हूं क्या वो वर्कमैन? नहीं सर, वर्कमैन मेरा एक एम्प्लॉय है, उसके कॉम्पेंसेशन के लिए रखा हुआ है कि नहीं? सो दिस इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, बट द पॉइंट इज कि कॉम्पेंसेशन की बारी तब आएगी जब जरूरत पड़ेगी। तो मुझे क्वेश्चन में अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई उसको कॉम्पेंसेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, ये फंड एक्स्ट्रा हो गया सर, तो एक्स्ट्रा हो गया मतलब दैट इज नाउ अ रिजर्व, दैट इज नाउ अ प्रॉफिट फॉर मी। कुछ समझे बात को? तो सर इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। So Alpha and Beta were partners in LLP, namely Metachem LLP. Now let me tell you one thing. Institute इस बात पे भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि कैसा है, I have seen that many students are ignoring this particular fact. What is this? पार्टनरशिप के अलावा LLP भी इंक्लूडेड है, LLP, ठीक है। LLP का लीगल एरिया तो खैर हम लोग समझ लेते हैं, लॉ तो पढ़ा हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग में हम लोग अक्सर ध्यान नहीं दे रहे कि LLP है तो क्या, ठीक है। और वो ध्यान ना देने के पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है? सिंपल सा कारण है, इंस्टीट्यूट ने खुद ने ही LLP सिर्फ नाम में डाल दिया है, उसका अकाउंटिंग डाला ही नहीं है। मॉड्यूल में उन्होंने समरी में डाला है कि LLP का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट कैसा होता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक भी क्वेश्चन उस फॉर्मेट से सॉल्व नहीं किया। LLP की अकाउंटिंग हूबहू वैसी ही होती है जैसे कंपनी की अकाउंटिंग होती है। LLP is very much like a company, ठीक है।
तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कंपनी की तरह बनते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने सारे सॉल्यूशंस में इसका फॉर्मेट वैसा रखा ही नहीं है, और उन्होंने यह भी क्लेम करके लिख दिया है मॉड्यूल में कि यह फॉर्मेट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे स्टूडेंट से। अब मेरे समझ में यह नहीं आता कि अगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो सिलेबस में एलएलपी डाला क्यों, डालते ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक बात याद रखना, अगर एलएलपी के ऊपर क्वेश्चन आया तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि फॉर्मेट विल बी हूबहू एग्जैक्टली द सेम जैसा पार्टनरशिप में कर रहे हो। मतलब वो एलएलपी वर्ड को इग्नोर करके आप उसको फॉर्म करके भी रीड कर लो ना, तो भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज, यू विल डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। हकीकत में ऐसा नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ऐसा है, ओके। चलो तो देखते हैं। सर मुझे बैलेंस शीट दिया हुआ है, ओके, मुझे जनरल रिजर्व दिख रहा है सर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी दिख रहा है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड को मैं कैसे रीड करूंगा, जनरल रिजर्व को कैसे रीड करूंगा? जनरल रिजर्व इज माय सेविंग्स एंड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड दैट इज अ लायबिलिटी। समझे बात को? ओके, टर्म लोन फ्रॉम आईडीएफसी बैंक लायबिलिटी, ट्रेड पेबल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जैसे ही दिखा मेरे दिमाग में क्या आता है कि इसके बारे में कुछ पॉइंट है क्या, चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, अगर है तो करूंगा ऐसा, अदरवाइज आई विल कीप इट एज इट इज, ठीक है। बाकी एसेट्स में ये सब दिखाई दे रहे हैं। नाउ दे एग्री टू एडमिट गामा एज अ पार्टनर फ्रॉम अप्रैल फूल्स डे 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1/6 शेयर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, ये कैपिटल लेके आएगा 2.5 लाख, गुडविल वेरी गुड दे दिया है सीधा 3 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। फैक्ट्री बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से, इन्वेंट्री को रिवैल्यू करना है 70,000 पे, मशीन अप्रिशिएट करना है 20% से, सारे रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स। 8वां पॉइंट देखो क्या दिया है, there is no actual liability towards the workman। सर मतलब क्या हुआ? यस, ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वो 60,000 का लाइबिलिटी रखा तो था हमने, लेकिन कोई लाइबिलिटी बन ही नहीं रहा, ऐसा बोला है, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी वर्कमैन को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, उसके लिए अपन ने क्रिएट करके रखा होता है, एक प्रोविजन रखा हुआ था। अब वर्कमैन चला गया, ठीक है, कुछ मांगा भी नहीं उसने, चुपचाप निकल के चला गया, तो बल्ले बल्ले ना, हम लोग तो तैयार थे कि अगर मांगेगा तो दे दूंगा, लेकिन उसने मांगा ही नहीं, तो हमारे लिए अच्छा है, वो बच गए ना, पैसे बच गए तो काट लेंगे। मतलब ये बात कैसा है, एकदम सिंपल सा है। एक ऑफ ट्रैक एग्जांपल दे रहा हूं, उस ऑफ ट्रैक एग्जांपल से ध्यान में रखना। सर ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड एग्जैक्टली कैसा रहता है? मतलब ऑफ ट्रैक, देखो घर पे मेहमान आए, ठीक है, मेहमानों के लिए बहुत बढ़िया सा कुछ तो भी बनाया गया है, वो उनको सर्व किया गया है ना। अगर हमारी उस पर नजर होगी, हमें खाने की बहुत इच्छा हो रही है, खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे, खा पाओगे तो मार पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो मेहमान को दिया जाता है। अब दो बातें हो सकती है, मेहमान या तो खा जाएगा, हावड़ट है वो, खा लेगा, या तो फिर नहीं खाएगा, दो में से एक बात। हमारी तो इच्छा वही रहती है, मेहमान जो करना है कर, मेरा हमारा ध्यान वहां पे ही है, राइट। अब उसने खा लिया तो कुछ नहीं कर सकते, फिर वो लाइबिलिटी था, वो गया। लेकिन अगर नहीं खाया, चुपचाप उठ के निकल गया समझे बात को? तो ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड वैसा ही थाली जैसा है, अगर उसने खा लिया तब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो लाइबिलिटी था वैसे भी, ठीक है। अगर नहीं खाया तो ये मेरा है समझे बात को? यस, चलो यस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया है, एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन भी बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। करोगे एक बार ट्राई करो, सभी लोग लेक्चर को पॉज करो और एक बार ट्राई करो। डिस्कस तो कर ही लिया, उसके बाद हम लोग एक बार फिर से रिप्ले करके देख लेना सही आ रहा है कि नहीं। चलो, तो मैंने आपको पॉज करके सबको सॉल्व करने के लिए कहा था। अब ये कोशिश करना क्यों जरूरी होता है, एक बार देखो, हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया अभी के अभी, है ना। तो कौन से एरिया में किस तरह से हमें फोकस करना है वो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस कर लिया। मुझे क्या करना है एडमिशन के क्वेश्चंस में, करना है क्या है सर? एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स लायबिलिटीज रिवैल्यू करने हैं, ठीक है। दूसरी बात, मुझे देखना है रिजर्व्स है क्या है, हैस। अब वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड यहां एज रिजर्व वर्क करेगा, यहां हर बार नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे ये रिजर्व की तरह बांट देना है पार्टनर्स में। उसके अलावा अगर मैं बाकियों को अगर देखूं तो बाकियों में बस गुडविल एक आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा गुडविल का कैलकुलेशन आएगा ना, यहां पे वो भी दिया हुआ है, ठीक है। और बस कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करके ये सब चीजें लिखना है, बस इतना ही है ना, है इजी, ठीक है। लेकिन उसी चक्कर में क्या हो जाता है, हम लोग इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, और लिख के प्रैक्टिस ना करने के चक्कर में हमारा दिमाग इसमें कंफर्टेबल नहीं होता, और दिमाग कंफर्टेबल नहीं होता है तो आते हुए भी हमें जितना वक्त लगना चाहिए उससे 3-4 मिनट ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस। मतलब पूरा होने के बाद आपको लगेगा कि इजी तो था यार, अगर इजी था तो फिर टाइम पे भी होना चाहिए था,
इसको ज्यादा से ज्यादा हायर साइड में 10 मिनट लगने चाहिए थे, 10 मिनट के ऊपर लगे मतलब हमारा दिमाग कंफर्टेबल नहीं था। मतलब बात को समझो, इट इज नॉट ओनली अबाउट राइटिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट थिंकिंग। हम लोग का जो सोचने का स्पीड है उसमें भी अगर थोड़ा वक्त लग रहा है, 1 मिनट क्या करूं इसका, हाँ ठीक है, ये ऐसा अगर हो रहा है तो यार इसमें भी कुछ ना कुछ टाइम ज्यादा लग रहा है। तो बस इसी के लिए हमें राइटिंग प्रैक्टिस की सख्त जरूरत होती है। ठीक है, चलो तो फिलहाल मैं यहां पे जल्दी से इसको डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन आपको लिख के प्रैक्टिस और करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस लिख लूंगा, 3 लाख 2 लाख। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में 3 लाख 2 लाख। सर मुझे बैंक अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया है इस बार। सो बैंक अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है 44,200, उसको भी मैं बैंक अकाउंट में लिख दूंगा 44,200। ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए। अब एक एक करके दिमाग में एक फ्लो यहां सेट कर लो, मतलब हर बार वही फ्लो फॉलो करते हुए चलो। जैसे पहले मैं रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स कर लूंगा, अब कोई भी फ्लो रखो, डजंट मैटर, कोई भी रखो। रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट पहले कर लूंगा, फिर गुडविल देख लूंगा, फिर रिजर्व्स देख लूंगा, या सर मैं पहले रिजर्व्स देख लूंगा, फिर रिवैल्यूएशन देख लूंगा, फिर गुडविल देख लूंगा। जैसा भी है एक दिमाग में एक सेट कर लो और उस प्लान के मुताबिक आगे बढ़ो। ठीक है, जैसे नॉर्मली स्पीकिंग मैंने जो सबसे ज्यादा लोगों में आदत देखा है वो ये होता है कि सबसे पहले वो रिजर्व्स को बांटते हैं। ठीक है ना, बांट दो कोई बात नहीं। तो रिजर्व्स कितना दिख रहा है, 1,80,000। क्या रेशियो में बांटूंगा, 3:2:1, बरोबर नहीं, ये ओल्ड रेशियो में बटेगा सर, गामा को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो 1:1, तो 1,80,000 को मैं बांट दूंगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये रहा 90,000 एंड 90,000। ठीक है, बांट दिया। अब इसी तरह से ये जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है इसको भी बांटूंगा। इसको क्यों बांटूंगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हर बार नहीं होगा। ये मैं क्यों बांट रहा हूं, क्योंकि देयर इज नो एक्चुअल लायबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कमैन, इसलिए मैं इसे बांट रहा हूं, अदरवाइज नहीं बांटता। ठीक है, तो 60,000 को भी उसी तरह से बांट दूंगा 30,000। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना कि अब ये दोनों कैंसिल हो गए, सॉरी गलत जगह काट दिया मैंने ये, हाँ ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये दोनों अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नहीं दिखेंगे। ओके चलो, तो रिजर्व को बांट दिया। अब रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट में मुझे क्या क्या करना है सर, एक तो फैक्ट्री बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से। फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है, 4,78,000, 20% से अप्रिशिएट करना है, 95,600 से यहां पे क्रेडिट हो गया। और बैलेंस शीट में मेरा ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हम लोगों ने बढ़ा लिया। क्या है भाई, हाँ ये यहां पे हम लोगों ने बढ़ा के दिखाया। अब देखो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोगों को वहां पे शो करना पड़ेगा, उसका वर्किंग ऐड हुआ वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसी तरह से अगला इन्वेंट्री रिवैल्यू हुआ है एट 70,000। इन्वेंट्री था 77,740, उसको 70,000 पे ले आना है, यानी 7,740 का डिप्रिसिएशन है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा 7,740 और यहां पर इन्वेंट्री 70,000 पे, ये आपको शो करना होगा। हाँ इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, आपको शो करना पड़ेगा, माइनस करके दिखाना होगा। ठीक है, आगे मशीन इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, एप्रिसिएशन हो रहा है तो 3,41,000 का 20% कितना आता है, 68,200, राइट। तो 68,200 से मैं यहां पे क्रेडिट कर रहा हूं रिवैल्यूएशन में, और प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ा के 4,09,200 पे लिख दिया। ठीक है, आ रहा बराबर। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर, सॉरी यहां पे ऑफिस फर्नीचर को रिवैल्यू करना है 50,000 पे। ऑफिस फर्नीचर का वैल्यू यहां पे है 55,850, इसको 50 पे ले आना है, यानी 5,850 से कम करना है। रिवैल्यूएशन के डेबिट में 5,850 और यहां पे हम लोगों ने 5,850 कम करके 50,000 पे लिख दिया, डन। ओके, उसके बाद मुझे दिख रहा है ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल 3,210 आर बैड एंड 5% टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट यू नीड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स और उसके बाद ही आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा बैड डेट्स कितना है 3,210, सर ये तो मेरा प्योर लॉस है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 3,210 और डेटर्स में से ये माइनस हो जाएगा 3,210। ठीक है, आपको वो दिखाना पड़ेगा, हालांकि यहां पर इन्होंने डायरेक्टली दिखाया है ट्रेड रिसीवेबल, बट द पॉइंट इज की ट्रेड रिसीवेबल था 1,43,210, उसमें से आपको 3,210 को माइनस भी करके दिखाना है, माइनस बैड डेट्स। ठीक है, फिर क्या बचा 1,40,000, 143,210 में से अगर 3,210 बैड डेट्स माइनस हो गए तो क्या बचा 1,40,000। तो वो 1,40,000 का 5% मुझे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कितना 7,000। ठीक है, तो 7,000 का प्रोविजन कितना होगा, तो फिर अभी 7,000 से मैं रिवैल्यूएशन को डेबिट करूंगा इंस्टेड ऑफ पीएनएल और यहां से भी माइनस करके दिखा दूंगा बैलेंस शीट में। ठीक है, आउटर कॉलम में 1,33,000 आ रहा है, सही, परफेक्ट, वेरी गुड।
उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है देयर इज नो एक्चुअल लायबिलिटी, जो हम लोग ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो सारे हो गए सर, राइट? ओके, तो अब मैं गुडविल में आ जाता हूं। गुडविल का 3 लाख रुपए दिखाई दे रहा है। 3 लाख को रेशियो की तरफ से भी कर सकते हो, टेबल बना के भी कर सकते हो। आप लोगों ने ट्राई किया ऐसे, ठीक है? तो किसका गेन आ रहा है? गामा। और किसका ये हो रहा है सैक्रिफाइस? अल्फा बीटा दोनों का? नहीं, सिर्फ बीटा का। ठीक है, कितना? 50,000। ठीक है, क्या ये पैसा ले आ पा रहा है? तो यहां पे देखते हैं, he shall have one share new profit sharing unit, he shall bring 2,50,000 as capital and goodwill of the firm is valued at 3 lakhs। बस इतना ही दिया है ना? तो गुडविल वो लेके आ रहा है क्या? इसके बारे में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो फिर हम लोग मान लेंगे कि सपोज इसने नहीं लाया तो फिर गामा अकाउंट डेबिट टू बीटा अकाउंट बाय 50,000। ठीक है, तो उनके कैपिटल अकाउंट में मुझे दिखाना होगा गामा के अकाउंट में डेबिट में 50,000 और बीटा के अकाउंट में क्रेडिट पे 50,000। ठीक है, हो गया गुडविल भी। क्या बचा अभी? कैपिटल का एडजस्टमेंट, 2.5 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, वो 2.5 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और गामा के अकाउंट में क्रेडिट। बैंक अकाउंट में ये 2,50,000 डेबिट में आ गया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों बनाने के लिए कहा है, 2 ही तो एंट्री थे यार। ठीक है, लेकिन एनीवेज, तो फाइनल बैलेंसेस अभी हमें कैलकुलेट करने, सब हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का फाइनल बैलेंस आ रहा है 1,40,000, जो कि बैठेगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो 70,000। तो ये 70,000 इन दोनों को मिल गए। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ये आ गए। ठीक है, बैंक का ये फाइनल बैलेंस आया, और जिन अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं दिया हुआ था वो अकाउंट्स विल रिमेन एज इट इज। जैसे टर्म लोन फ्रॉम आईडीएफसी बैंक, देयर वाज नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट, सो इट विल बी टेकन एज इट इज। ठीक है, ट्रेड पेबल कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, एज इट इज। गेटिंग मी? जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, एज इट इज। ओके, तो वो ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट पे सब डेटा लिखा एंड इट शुड टैली। आया सबको ये? चलो बहुत बढ़िया, हो गया फिर ये भी। ओके, डन। नाउ इफ आई मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सितंबर 24 आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सितंबर 24 आरटीपी का ये। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्या है? पीएनक्यू और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1, पुराना रेशियो। एज ऑन 31 मार्च फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पीएनक्यू। ये सब बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट में मुझे जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है और असेट साइड में देयर इज नो एक्यूमुलेटेड लॉस। ठीक है, फाइन। They agreed to take R into partnership on 1st of April on the following terms. Goodwill का वैल्यू दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, 2 लाख। R is unable to bring cash for his share of goodwill, so it was decided that due credit for goodwill be given to P&Q for their sacrifice in favor of R through R's current account. ठीक है सर, मतलब क्या? मतलब ये कि भाई साहब वो गुडविल के पैसे तो ला नहीं पा रहा है। ठीक है, ला नहीं पा रहा है, तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग आर से रिसीवेबल दिखाएंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पेबल दिखाएंगे। तो मैं नॉर्मली आर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देता हूं। यहां इन्होंने कहा है कि आर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना करते हुए आर के करंट अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है सर, बस नाम ही तो बदला, बाकी सब वैसा ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं। आर पेज 1,40,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, बढ़िया। Stock and furniture to be reduced by 10%, provision of 5% of doubtful debts, land and building appreciated by 20%, सारे revaluation adjustments हो गए। उसके बाद capital account of the partners be readjusted on the basis of their profit sharing arrangement, and any excess or deficiency is to be transferred to their current account. क्वेश्चन में आके आ गया अभी हमारा सबसे पसंदीदा कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, देखते हैं इसे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सस्ता है, सिर्फ रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट ही बनाने बोला है, बैलेंस शीट नहीं बोला। ठीक है, चल बढ़िया, अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, ओके, तो मैं अभी क्या करूंगा, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, लगभग आधा पेज उसमें चला जाएगा, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट बना लिया। 3 ही पार्टनर से, एक उधर भी मैनेज हो सकता है, अदरवाइज अगले पेज में आड़ा करके बना लेना एज इट इज। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंसेस लिख लूंगा पी एंड क्यू का, है ना? कितना है सर? 2,85,000 एंड 1,55,000। ये दिमाग में लाओ कि मेरा ये अकाउंट बन रहा है, मैंने वहां पे लिखा, ऐसा लिखा, दिमाग में लाओ इस बात को, है ना? ये चीज सुनने में बड़ा अजीब लगता है, आई एम टेलिंग यू, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज, अब अपना माइंड ना बहुत ज्यादा शार्पेंड है, मतलब हमारा माइंड बहुत ही अच्छा है, बस उसको यूज करने की जरूरत है। ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज माइंड रिविजन। माइंड रिविजन, माइंड रिविजन मतलब क्या? मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में सब चीजें आ रहे हैं, आई एम एबल टू विजुअलाइज द थिंग्स। सर मैंने ये बनाया, मेरे दिमाग में ही चल रहा है, ये रूलिंग किया, सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड, है ना? फिर मैंने ये बनाया कैपिटल अकाउंट, पूरा रूलिंग सहित मेरे दिमाग में आ रहा है।
पी क्यू आर सबके अकाउंट बना लिया मैंने, कॉलम्स बना लिए, ठीक है। ट्राई टू विजुअलाइज, साउंड्स फनी लेकिन दिस इज समथिंग वेरी वेरी इफेक्टिव। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है। मेरे गुरु ने मुझे कभी कहा था, जब मैं उनके पास पढ़ने जाता था, मेरे गुरु ने मुझे इस तरह से सिखाया था। मेरे दोस्तों में से बहुत सारे जन हंसते थे इस बात को, मैंने उस चीज को सीरियसली फॉलो किया था एंड मैंने खुद ने अपने लाइफ में देखा हुआ है कि उससे मुझे कितना फायदा हुआ था, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं वही आप लोगों को भी पास ऑन करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मेरे दोस्तों को इस चीज को इग्नोर करते हुए भी देखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल कि हम लोग भी इनमें से उनमें से इग्नोर करने वालों में से निकले, लेकिन आई एम टेलिंग यू बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप इस चीज को अडॉप्ट कर लो, इससे बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा। थियरी सब्जेक्ट्स में तो अमेजिंग। मेरे को सबसे ज्यादा फायदा किसमें हुआ था पता है? इस अप्रोच से लॉ सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा। लॉ में माइंड रिवीजन किया करता था, यानी किताब खोले बगैर माइंड में रिवाइज करता था, और इससे बहुत फायदा होता था। आपको पता है, मेरा लॉ के पेपर के लिए मैं पेपर खत्म हुआ और मैं घर जा रहा हूं अभी, ऑन माई वे मेरे दिमाग में रिवीजन शुरू हो चुका था। मेरे सामने किताब नहीं है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में रिवीजन शुरू हो गया है, ठीक है। एंड बाय द टाइम आई रीच्ड बैक होम, वो माइंड रिवीजन इतनी बार हो गया था कि मेरे 2 चैप्टर्स ऑलरेडी रिवाइज हो चुके थे माइंड में। इट इज वेरी पावरफुल, एक बार यूज करके देखो। एकदम से नहीं आता, टाइम लगता है इसे अडॉप्ट करने में, लेकिन अगर कर दिया इट इज वेरी पावरफुल टूल, ठीक है। चलो एनीवेज आगे आ जाता है। तो फिर अभी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया हम लोगों ने, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक एक करके एडजस्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, ठीक है सर। स्टॉक एंड फर्नीचर है ना, स्टॉक 2 लाख का है, कितने से रिड्यूस करना है? 10% से, यानी 20,000 का डिडक्शन। सो 20,000 विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। और बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट जाएगा, जो बनाने के लिए बोला नहीं है, तो बल्ले बल्ले अच्छा लो, ठीक है। ओके आगे फर्नीचर को भी कम करना है 10% से। फर्नीचर का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? 10,000, उसको 10% यानी 1,000 से कम करना है, तो 1,000 रुपीज यहां पे डेबिट और फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके ये हुआ। प्रोविजन ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स कितना है? 1,60,000, तो 1,60,000 का 5% यानी कितना? 8,000 है ना। तो 8,000 रुपीज का प्रोविजन क्रिएट करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में एंड डेटर्स में से माइनस, ठीक है। ओके आगे लैंड एंड बिल्डिंग आज अभी एप्रिशिएटेड बाय 20%। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग? 2,50,000, 20% कितना होता है? 50,000, तो 50,000 से एप्रिशिएट करना है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे और लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ओके बस इतना ही है सर, बाकी तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, ठीक है। रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट में इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आर कैपिटल लेके आ रहा है और उसके अलावा गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल तो दिया हुआ है मुझे 2 लाख रुपए, है ना। तो चलो कैपिटल की एंट्री में कर लेता हूं आर के अकाउंट में, 1,40,000 आर के पैसे आ गए, ठीक है। और गुडविल 2 लाख, इसमें मुझे कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइस और गेन। एक बार आप लोग ट्राई करो इसको, सैक्रिफाइस या गेन किसका कितना है, जैसे भी कंफर्टेबल हो। रेशियो की भाषा में कंफर्टेबल हो तो रेशियो के टर्म्स में, और अगर आप लोगों को वो जो मैंने आपको अभी अभी टेबल बना के दिखाया था उस तरह से निकालना चाहो तो उस तरह से भी कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा करो। ओल्ड रेशियो है 3:1, ओल्ड रेशियो 3:1, गुडविल है 2 लाख और न्यू रेशियो दिया हुआ है कि नहीं है? न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, करो। तो क्या आ रहा है न्यू रेशियो? सबसे पहले मुझे बताइए न्यू रेशियो क्या आ रहा है? 3:1 आ रहा है ऐसा? अच्छा अब देखिए रेशियो की भाषा में अगर मैं जाऊं तो फिर रेशियो की भाषा में क्या करूंगा? मैं सैक्रिफाइस से गेन का रेशियो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा सर? अगर मुझे पी का रेशियो निकालना है तो पी का पुराना रेशियो था 3/4 और न्यू रेशियो हो गया 3/4, नो चेंज। ओ सॉरी 3/5 ठीक है, तो 3/4 माइनस 3/5, तो कैलकुलेट करके देखेंगे आ रहा है कितना आ रहा है? सैक्रिफाइस है कि गेन है? सैक्रिफाइस कितना निकाला एलसीएम? आप लोग किस तरह से जा रहे हो? जो मैंने टेक्निक बताया था उस तरीके से
कि रेशियो के, अच्छा मेरे वो तरीके से जा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर रेशियो के टर्म्स में निकाल रहे हो तो फिर इस तरह से एलसीएम निकाल के आपको ये सैक्रिफाइस का रेशियो निकालना पड़ेगा फॉर पी एज वेल एज फॉर क्यू, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली अगर आप लोगों ने वो टेबल बना लिया है तो मैं वो टेबल भी बना लेता हूं एक बार, देखो भाई कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। देखो टेबल में मुझे क्या करना है, मुझे तीनों का नाम लिखना है, कौन कौन है भाई, पी क्यू और आर, पी क्यू आर, ठीक है। गुडविल का वैल्यू कितना रहा, 2 लाख, तो मैं पहले 2 लाख को बांट दूंगा इन ओल्ड रेशियो 3:1 पी और क्यू के बीच में, तो ये कितना आ रहा है 1,50,000 एंड 50,000 आया ऐसा। उसके बाद इसी 2 लाख रुपए को मैं बांट दूंगा न्यू रेशियो में जो कि है 3:1:1। अब ये कितना आ रहा है 1,20,000, 40,000 एंड 40,000। सो इससे मुझे पता चल जाएगा द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन। सो पी का 1.5 लाख की जगह 1,20,000 30,000 का सैक्रिफाइस हो गया बेचारे का, ठीक है। वहीं पे अगर क्यू की बात करो 50,000 की जगह 40,000, सर बेचारे का 10,000 का सैक्रिफाइस हो गया, ठीक है। और आर को 0 की जगह 40,000 रुपए का हो गया भाई साहब का गेन, है ना। तो एज ए रिजल्ट मुझे क्या करना होगा, सर आर के करंट अकाउंट को डेबिट करना होगा, यहां आर्स करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 40,000, ठीक है। और ये मुझे किसको देना है, ये मुझे देना है पी को और क्यू को, ठीक है। पी एंड क्यू के कैपिटल अकाउंट में, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो पी को 30,000, क्यू को 10,000, ठीक है। सो जब मैं इसको यहां पे लिखने जाऊंगा तो कैपिटल अकाउंट में देखो ओपनिंग बैलेंसेस तो थे वहां पे, उसके अलावा यहां अगर मैं देखने जाऊं, हाँ ये रहा, देखो ये आर के करंट अकाउंट के थ्रू दिखाया है 30,000 एंड क्यू में 10,000। द पॉइंट इज कि क्या आर के अकाउंट में डेबिट साइड में ये 40,000 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये आर का कैपिटल अकाउंट है, हमने आर के करंट अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। दिस वॉज द मेन एक्सीडेंट एरिया इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान में रखेगा रहेगा ये। चलो बहुत बढ़िया, ये नहीं समझा, देखो हम लोगों ने ये कौन सा अकाउंट बनाया हुआ है, देखो ध्यान से, कैपिटल अकाउंट, और हम लोगों ने जर्नल एंट्री अभी अभी क्या पास किया, आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल एंड क्यूज कैपिटल। ऐसा क्यों कहा किया हम लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हमें ऐसा करने के लिए। देखो हमें क्या बोला है, थ्रू आर्स करंट अकाउंट, ये जो एडजस्ट करना है ये कैसे एडजस्ट करना है, थ्रू आर्स करंट अकाउंट। तो इसलिए मैंने आर के करंट अकाउंट को डेबिट करके पी एंड क्यू के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, ठीक है। सो यहां आर के कैपिटल अकाउंट में इसका कोई पोस्टिंग नहीं आएगा, आर के करंट अकाउंट में जरूर आएगा 40,000 रुपए का डेबिट, ठीक है, यस। अब ये हुआ, इसके अलावा क्या बचा सर, बस ये सब कुछ हो गए, अब बस कैपिटल एडजस्टमेंट बचा है। लेकिन उससे पहले ये जनरल रिजर्व बांट देना है अपने को, जनरल रिजर्व बांट देने का है, उसके अलावा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट देने का है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, ठीक है। रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस बचा उसको भी हम लोगों ने 3:1 के रेशियो में बांट दिया, ठीक है। ये बांट लेने पे अब हम लोग देखेंगे कि क्या फाइनल हमारा यहां बैलेंस आ रहा है, ठीक है। चलो ये सब हो जाने के बाद we will now calculate the balance. Now you can see that there is something entered. This is the final solution. तो वहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद वाला अमाउंट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहां पर इस कैपिटल एडजस्टमेंट को देखेंगे, ठीक है। अब एक देखिए, आर के अकाउंट में 1,40,000 का बैलेंस है। जिस चीज को मैंने टिक किया हुआ ना, एक काम करता हूं मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, ठीक है। आप सिर्फ इन चीजों को देखना और किसी चीज को मत देखो, अभी सिर्फ इतना ही देखो। अरे सॉरी, एक गलत की थी, हाँ सिर्फ इतना ही देखो अपन, है ना। सो व्हाट यू सी हियर, आर के अकाउंट में मेरे ख्याल से 1,40,000 का बैलेंस दिख रहा है आपको, है ना। पी और क्यू के अकाउंट में क्या बैलेंस आ रहा है, एक बार कैलकुलेट कर लो। निकाल लिया पी और क्यू का बैलेंस, ठीक है। अब ये काम में आने वाला है हमारे। चलिए मैं यहां पे आपको कुछ पूछूंगा, मुझे फिर बताना आप लोग, ठीक है। ओके चलो देखो, अभी मैं करने जा रहा हूं कैपिटल एडजस्टमेंट। 3 पार्टनर है, पी क्यू और आर, ठीक है। क्या कहा गया मुझे क्वेश्चन में,
कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। तो इनका न्यू रेशियो क्या है? 3:1:1 ना, यानी अपने को कैपिटल को भी 3:1:1 में अरेंज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या कहा गया है? एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे नए पार्टनर के कैपिटल को बेस लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो नए पार्टनर का कैपिटल बोले तो आर का कैपिटल कितना है? 1,40,000 है ना, और 1,40,000 इज द वैल्यू ऑफ 1/5 शेयर। अगर 1,40,000 1/5 है तो पूरे फर्म का वैल्यू मिल जाएगा मुझे। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालूंगा? 1,40,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू पार्टनर शेयर। जैसा अभी हिडन गुडविल में किया था वैसे ही वैल्यू ऑफ फर्म मुझे कैलकुलेट करना होगा, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस एंड विल मल्टीप्लाई दैट विद द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये कितना आ रहा है देखो? 7 लाख, यानी ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म इज 7 लाख। इतना कैपिटल होना चाहिए। अब इसको अगर रेशियो में मेंटेन करना है 3:1:1, तो इस 7 लाख को 3:1:1 में बांटो, देखो कितना आ रहा है? 4,20,000 और 1,40,000 है ना, इतना बैलेंस होना चाहिए। अब अभी अभी मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा था व्हाट इज द एग्जिस्टिंग कैपिटल। देखिए पी का आपने क्या कैलकुलेट किया? एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस देखिए, अभी भी किया था ना। अच्छा वो लिखा नहीं कहीं, इरेज हो गया, कर लो फिर से करो, देखो क्या आ रहा है पी के अकाउंट का बैलेंस। मैं फिर से दिखा दे रहा हूं एक बार पी का अकाउंट, यहां पे देखो एक बार कितना आ रहा है पी के अकाउंट का बैलेंस। देखो अभी पी के अकाउंट का बैलेंस, गलत मत समझ लेना, पी के अकाउंट का बैलेंस बताओ। 3,70,75 3,75,000 पी का लिख लेते हैं ना तो बाद में भूल जाएंगे वापस। 3,75,750 ओके, 3,75,750 बरोबर। क्यों? 1,85,250 ये 85,250 है ना। तो भाई अगर मैं पी की बात करूं 4,20,000 है सर, आई मीन 4,20,000 होना चाहिए सर, और है 3,75,750, कम है। कम है तो फिर इसको और पैसे लाने बोलेंगे। कितने पैसे लाने बोलेंगे? 44,250। अब ये पैसे लाने तो है, लेकिन अपने को क्वेश्चन में शायद ऐसा बोला है कि इसको भी करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है ना, एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी टू बी एडजस्टेड इन द करंट अकाउंट, है ना। तो फिर मेरे को इतना पता है कि पी के अकाउंट में से 44,250 मुझे ट्रांसफर कर देने करंट अकाउंट में उसके। ठीक है, अब इसी तरह से क्यू की अगर मैं बात करूं तो 1,40,000 एंड 1,85,250 इस दोनों का डिफरेंस क्या है? 45,250। तो ये 45,250 भी मुझे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इसका तरीका क्या है? वेरी सिंपल, ये बैलेंस इनका होना चाहिए ना, तो ये क्लोजिंग बैलेंस के फॉर्म में लिख लो। उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट में बचेगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या कहा? देखो मैं वापस आ रहा हूं। अभी ये जो कैपिटल अकाउंट है इसमें पहले ये क्लोजिंग बैलेंस लिख लो, यही निकाला था आपने 4,20,000 1,40,000 1,40,000 लिख लिया ये। अब ये लिखने के बाद कहने से कि ये वाली चीजें बैलेंस के फॉर्म में मिलेंगे अपने को भी, है ना। अब वो बैलेंस नहीं है, दिस इज द अमाउंट दैट इज एक्सेस या डेफिसिट, है ना। तो ये पैसे मैं उठा के कहां ट्रांसफर कर दूंगा? करंट अकाउंट में डाल दूंगा, खत्म। समझे बात को? अब इसके बाद बैलेंस शीट नहीं पूछा, लेकिन अगर बैलेंस शीट पूछते तो सर ये करंट अकाउंट बैलेंसेस भी मेरे बैलेंस शीट में दिखाई देते, है ना। पूछा नहीं है बट स्टिल एक बार बना लोगे क्या? चलो बना लो, बनाओ 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 बैलेंस शीट एक एक करके, है ना। चलो मैं आपको बताऊंगा लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, लिखना आपको ये, क्योंकि उस पर गलती हो सकती है, इसलिए होने देते, देखते। होना तो नहीं चाहिए, फिर भी देखते। रेडी? चलो बैलेंस शीट पे सबसे पहले लिखो कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। कैपिटल अकाउंट 3 लोगों के, किनके? पी क्यू आर। कितना होना चाहिए कैपिटल अकाउंट बैलेंस? 4,20,000 1,40,000 एंड 1,40,000। ठीक है, अब इसके बाद लिखो
करंट अकाउंट बैलेंसेस। ठीक है, अब क्या सभी का लाइबिलिटी साइड में आएगा कि किसी का एसेट साइड में भी आ सकता है? लगाओ, दिमाग लगाओ कि तीनों का लाइबिलिटी साइड में आएगा कि एसेट साइड में आएगा। कितना आना चाहिए करंट अकाउंट बैलेंसेस? लगाओ दिमाग, देखते हैं। एक एक करके बताओ। पी करंट अकाउंट बैलेंस क्या है? 44,250। अच्छा, तो 44,250 लाइबिलिटी साइड में आना चाहिए कि एसेट साइड में आना चाहिए? लाइबिलिटी साइड पक्का। स्वप्निल को नहीं लग रहा है ऐसा, उसके एक्सप्रेशंस मुझे ऐसे ही बता रहे हैं, है ना? क्या लग रहा है स्वप्निल? एसेट साइड में भी। ठीक है, प्रणव के मन में कंफ्यूजन आ गया। हाँ बताओ, सोचो सोचो, कोई टेंशन नहीं, आराम से 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, चलता है। बताओ भाई सब लोग, ऑनलाइन वालों भी मुझे चैट बॉक्स में बताओ। एसेट साइड। देखो बहुत सिंपल है, कैसे सोचोगे आप? देखो पी के कैपिटल अकाउंट में ये आप लोगों ने यहां पे क्रेडिट किया ना, अगर यहां क्रेडिट किया तो करंट अकाउंट में क्या किया? डेबिट किया, है ना? तो करंट अकाउंट कैरीज अ डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, तो लिखो पी करंट अकाउंट के बैलेंस को एसेट साइड में लिखो, पी करंट अकाउंट। अब इसी तरह से क्यू, अब बताओ लाइबिलिटी साइड की एसेट साइड? लाइबिलिटी साइड पक्का? यस सर। अगर यहां पे मैंने डेबिट किया तो क्लियरली मैंने करंट अकाउंट में क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट बैलेंस है तो वो लाइबिलिटी साइड में। और आर का तो कोई बैलेंस ही नहीं है, नहीं है? है? याद आ रहा है कुछ ये, है कि नहीं? तो आर के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, तो ये भी कहां आना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लिख लिया? चलो ये भी हो गया। अब इसी तरह से क्रेडिटर्स, कोई चेंज था क्या क्रेडिटर्स के बैलेंस में? नहीं, एज इट इज रहेगा। फिर लिखो उसका लाइबिलिटी साइड में 375। रिजर्व रखा कि बांट दिया? बांट दिया सर, तो रिजर्व नहीं आएगा, छड्डो उसको। ठीक है, रिजर्व आएगा ही नहीं। अच्छा, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, एक मिनट, कुछ चेंज हुआ क्या इसमें? एक हुआ सर। क्या हुआ? इसका कैपिटल आया सर 1,40,000, है ना? अब ये कैश में आया कि बैंक में आया? तो दोनों में से किसी में भी एक में एज्यूम कर लो, नॉर्मली बैंक में एज्यूम कर लो। ठीक है, तो कैश इन हैंड तो वैसा का वैसा रहेगा 1,15,000। कैश एट बैंक का बैलेंस चेंज हो जाएगा। कैश इन हैंड 1,15,000, कैश एट बैंक ब्रैकेट में लिख दो 1,10,000 प्लस 140। ठीक है, ओके। फिर सुंदरी डेटर्स 1,60,000, इसमें भी एडजस्टमेंट था ना? प्रोविजन क्रिएट किया था अपन ने 5%, 7,000 रुपए शायद से, नहीं सॉरी 8,000 रुपए। कितना था? 8,000, है ना? लिखो इसको, कैसे लिखोगे? 1,60,000 लिखोगे इन द इनर कॉलम और वहां से माइनस करके दिखाओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 8,000। ठीक है, उसके अलावा स्टॉक चेंज था। स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, 10% से कम हुआ था ये, है ना? सो स्टॉक 2 लाख का था, 20,000 से कम हुआ, कितना दिखेगा फिर? 1,80,000। फर्नीचर में भी सेम, 10,000 में से 10% कम करके 9,000 पे दिखेगा। बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज था? कुछ बोला था बिल्स रिसीवेबल के बारे में? देयर वाज नथिंग मेंशन अबाउट बिल्स रिसीवेबल।
तो बिल्स रिसीवेबल विल रिमेन एज इट इज. देन लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू अप्रिशिएट हुआ था 50,000 से, तो 2.5 लाख प्लस 50,000. सब हो गया. देखो अभी टैली हो रहा है क्या? क्या राइट अप तो टोटल 1 लाख 12,000 है. 1 लाख 12. हाँ वही बोला, कैपिटल ही तो उससे ज्यादा है यार. हाँ 11 लाख 20,250. 11 लाख 20,250 आ रहा है ये. ठीक है भाई, अकाउंट्स ऐसा पढ़ो कि भैया टैली कर हो रहा कि नहीं होगा, ये टेंशन पे तो सभी रहते हैं. हम कॉन्फिडेंट रहेंगे टैली ऐसे कैसे नहीं होगा भाई, मैंने बैलेंस शीट बनाया है. ठीक है चलो ग्रेट डन, मजा आया. ठीक है चलो, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3. तब चौथा क्वेश्चन. ठीक है, चौथा क्वेश्चन इज ऑन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन. ठीक है, एक क्वेश्चन तो बनता है ना. तो टॉप 5 क्वेश्चन में मैंने इसे भी कंसिडर करके रखा हुआ है. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में एज सच एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हमें नहीं रिपीटेशंस दिखे हैं एंड इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं होते वो कभी कभार एक आधी बार जरूर आ सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये मैंने मॉड्यूल से ही एक क्वेश्चन लिया हुआ है. ठीक है, मॉड्यूल के पेज नंबर 10.110 में क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन 1. ठीक है चलो देखते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, so the following was the balance sheet of A, B and C who were equal partners on January 1, 2022. ये balance sheet हमें दिया हुआ है. They agree to take D into partnership and give him a 1/4 share in the profits on the following terms. ठीक है, तो D should bring in 6,000 for goodwill and 10,000 as capital. ना मॉड्यूल क्या करता है, इन दोनों को मर्ज करके एंट्री करता है, अपन अलग अलग करेंगे भैया, है ना. तो ये ठीक है. 1/2 of the goodwill shall be withdrawn by the old partners. Okay, गुडविल विड्रॉल का भी आ गया यहां पर. स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%. रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट अ लायबिलिटी ऑफ 1300 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड. नहीं है सर ये लायबिलिटी, है ना. तो ये क्रिएट करना पड़ेगा अपने को. कहने का मतलब क्या हुआ सर, कोई तो भी बिल मेरे पास रहा होगा जिसको मैंने डिस्काउंट करवाया होगा और वो डिसऑनर हुआ होगा, है ना. तभी तो वो लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं, है कि नहीं. डिसऑनर हुआ तो बैंक तो आके मेरे को पकड़ेगा, बोला चल पैसे निकाल, देने पड़ेंगे पैसे. ठीक है यस, तो ये एक अपने को करना पड़ेगा. उसके अलावा द बिल्डिंग वाज टू बी वैल्यूड एट 40,000. द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स अदर देन कैश आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड. आ गया, दिस इज द मेन पॉइंट. ठीक है, द वैल्यूज एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड अदर देन कैश. तो ये जो सेंटेंस है इससे मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो देखो दो तरह से हमें क्वेश्चन दिए रहेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के. एक, मुझे क्लियरली खोल के बोलेंगे वो लोग कि भाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ. ठीक है, दो, वो खोल के नहीं बोलेंगे लेकिन मुझे समझ लेना होगा. तो मैं कैसे समझूंगा सर, ये वाला पॉइंट, एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू को अगर चेंज किए बगैर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, देन दिस इज अ क्वेश्चन ऑन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड. ठीक है ओके, क्या पूछा हमसे, गिव द नेसेसरी एंट्रीज. ओ भाई जर्नल एंट्री पूछे तो गिव द इफेक्ट ऑफ द अबव अरेंजमेंट्स, उसके साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना. बोले तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, वो रिवैल्यूएशन कह रहे हैं बट दैट मींस एक्चुअली मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन. एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी सब एडमिशन हो जाने के बाद वाला बैलेंस शीट. बल्ले बल्ले, तब पूछ लिया यार, जर्नल एंट्री भी पूछ लिया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी और बैलेंस शीट भी. थैंक गॉड कैपिटल अकाउंट नहीं बोला, बट वो भी एक तरह से बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट पूछा है तो वो तो निकालना ही पड़ेगा. मजेदार क्वेश्चन. ठीक है, अगर 10 मार्क के लिए आए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को पेंडिंग छोड़ के पहले बाकी के क्वेश्चंस कर लेना, फिर लौट के आना,
क्योंकि इस क्वेश्चन के चक्कर में आपके कुछ और क्वेश्चन छूट जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर चॉइस मिला, कभी कभार चॉइस मिलता है, तो अगर चॉइस मिला तो इसके ऑप्शन में जो रहा वो देख लेना, क्योंकि ये हार्ड नहीं है, इजी है, बट लेंदी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो सर जी यहां पर अभी मैं एक एक करके जर्नल एंट्री पहले लिखने के लिए कोशिश करूंगा। मैं आपको मॉड्यूल का ही सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ जहां जहां मेरे हिसाब से कुछ अलग होना चाहिए वो भी आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो मॉड्यूल के सीक्वेंस में और हमारे सीक्वेंस में निड नॉट बी सेम एज मॉड्यूल, मतलब वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जर्नल एंट्री हमारे हिसाब से और उनके हिसाब से, बट दैट इज ओके, ठीक है। चलिए, दैट इज ओके क्यों कह रहा हूं ये बात भी समझ लो। हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक ही डेट पे कर रहे हैं, ऑन द डेट ऑफ चेंज, है ना। तो ये एक ही डेट में ऐसा थोड़ी है कि एक ट्रांजैक्शन सुबह हुआ, एक ना उसके 5 मिनट बाद हुआ। अरे यार सारे ट्रांजैक्शन एक साथ हुए, तब कोई भी एंट्री पहले करो, डजंट मैटर, सब चलता है, ठीक है। बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा ओपिनियन बहुत सारी जगह पे किताबों से अलग होता है, बहुत सारी जगह पे, ठीक है। मेरे ओपिनियन में एक बात है, देखो यार, नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर के एंटर होने के पहले मैं ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टमेंट कर लूंगा, उसके बाद नए पार्टनर को आने दूंगा। इसलिए मेरा जर्नल एंट्री ऑफ नया पार्टनर्स कैपिटल शुड बी एट द एंड। लॉजिकली द फर्स्ट एडजस्टमेंट शुड बी मेड, उसके बाद बाकी में को उसका एडजस्टमेंट करना चाहिए नए पार्टनर के एडमिशन का, ठीक है। तो यही मैं यहां पे करने जा रहा हूं, तो देखते हैं। चलिए सर, तो मैं गुडविल और कैपिटल को होल्ड पे रखता हूं, उसमें आऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले बाकी के एडजस्टमेंट, क्या क्या एडजस्टमेंट सर? चलो, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट से मेनली, है ना, स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, ठीक है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में मुझे क्या करना होता है, पहले जैसा रिवैल्यूएशन बनाता हूं वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है। जो भी बैलेंस बचता है उसे बांट दूंगा अमंगस्ट द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, और उसके बाद वापस से जो किया था उसको उल्टा करूंगा, यानी जो डेबिट किया था वो क्रेडिट करूंगा, जो क्रेडिट किया था वो डेबिट करूंगा। उल्टा करने के बाद फिर से बैलेंस निकालूंगा, ये बैलेंस को न्यू रेशियो में बांट दूंगा। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, है ना, कितना है देखो तो, स्टॉक का वैल्यू 12,000 और फर्नीचर का वैल्यू यानी 10% से डेप्रिसिएट करना है, कितने से करना है, यानी 1200 और 500, है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पे आ जाता हूं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने ये डेबिट कर दिया, ठीक है। सर स्टॉक एंड फर्नीचर की वैल्यू को भी चेंज करूं? नहीं, दे आर नॉट टू बी चेंज्ड, इसलिए तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है, ठीक है। यह मैंने यहां पे किया है, लेकिन इसका इफेक्ट नलिफाई भी कर दूंगा मैं बाद में, ठीक है। तो ये लिख के रखा मैंने आगे। इसके बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, लाइबिलिटी ऑफ 1300 टू बी, एक मिनट, सॉरी, हाँ बराबर, लाइबिलिटी ऑफ 1300 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड, 1300 रुपए का लाइबिलिटी क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलिए सर ये भी क्रिएट कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, लाइबिलिटी है ना यार, लॉस है ना, डेबिट कर दिया मैंने उसे, ठीक है। यस, ये हो गया। उसके बाद बिल्डिंग वॉज टू बी वैल्यूड एट 40,000, है ना। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, 25,000, ठीक है। तो 25,000 को 40,000 पे ले जाना है, यानी कितना, 15,000 से बढ़ाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा 15,000, ठीक है। ये हुआ, ओके। और क्या है सर, बस और कुछ भी नहीं है ना। चलो ठीक है, तो ये सबका अब मैं बैलेंस कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग एक कैलकुलेटर ले लो जल्दी से, देखो 15,000 माइनस 1200 माइनस 500 माइनस 1300 कितना बचा, 12,000, राइट। 12,000 को मैं बांटूंगा एमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। क्या था ओल्ड रेशियो, इक्वल। तो 12,000 को इक्वली बांट दो, 4,000 4,000 4,000 बांट दिया, हो गया ये। अब जो किया उसका उल्टा करूं, मतलब सर देखो मैंने स्टॉक को डेबिट किया था ना वहां पे, स्टॉक को नहीं, स्टॉक डेबिट किया था वहां पे, तो अब मैं यहां पे क्रेडिट कर दूंगा उसे, ये यहां पे आ गया। जो उधर डेबिट किया था वही यहां पे क्रेडिट पे आ रहा है, देखो 1200 500 1300। फिर जो उधर क्रेडिट किया था यहां पे डेबिट पे आ जाएगा 15,000। जो किया उसका उल्टा, ठीक है। उल्टा कर दिया, फिर से बैलेंस निकालो, वही आएगा 12,000। लेकिन इस बैलेंस को अब मुझे बांटना है अमंग्स्ट द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो। व्हाट इज द न्यू रेशियो, दिया है क्या, निकालना पड़ेगा, निकालो निकालो निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। न्यू रेशियो
कैसे निकालोगे? सर नए पार्टनर का शेयर है 1/4, तो व्हाट इज द रिमेनिंग शेयर? 3/4। कुछ बोला है क्या कि दे आर गोना शेयर इन फ्यूचर सम अदर रेशियो, ऐसा कुछ तो भी ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। तो जो बैलेंस बचा रिमेनिंग शेयर दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद देयर ओल्ड शेयर। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा? 3/4 का 1/3, बी का 3/4 का 1/3, सी का 3/4 का 1/3। निकालो 3/4 इंटू 1/3 कितना होता है? 3/12, राइट? तो 3/12 ए, 3/12 बी, 3/12 सी, और डी का अगर मैं देखने जाऊं तो 1/4 इंटू 3/3 करना पड़ेगा, तो वो भी 3/12। सबका 3 हो गया, यानी क्या हुआ? इक्वल रेशियो। न्यू रेशियो विल बी इक्वल। ठीक है, चलिए अगर न्यू रेशियो इक्वल है तो अब मुझे क्या करना होगा? सर जी मुझे सीधे सीधे ये जो बैलेंस बचा था ना 12,000, इसको न्यू रेशियो में इक्वली बांट देना होगा, यानी 3,000 3,000 3,000 3,000। बस इतना ही करना है। ठीक है, इतना कर लिया तो ऑटोमेटिकली चीजें एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ना थोड़ा बियॉन्ड डेबिट एंड क्रेडिट जाओ। ठीक है, तो बियॉन्ड डेबिट एंड क्रेडिट में मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा इधर ध्यान दो, ये दोनों पे ध्यान दो। देखो आपने ए को वहां पे 4,000 से, ए को तो नहीं, ये एक्चुअली मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है, तो यहां जो भी हुआ है ए के अकाउंट में दूसरा इफेक्ट हुआ है। मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में डेबिट हुआ तो ए के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो आप इसको कैसे रीड करोगे? आपने ए को 4,000 से क्रेडिट किया, अब दिखने में आपको लगेगा कि डेबिट किया ना सर, अरे वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में डेबिट किया, ए के अकाउंट में क्या किया? क्रेडिट किया। ठीक है, और उसी तरह से ए के अकाउंट को 3,000 से डेबिट किया, घूम फिर के क्या हुआ? 1,000 का क्रेडिट। बी के अकाउंट को भी 4,000 का क्रेडिट किया, 3,000 का डेबिट किया, 1,000 का क्रेडिट। सी के अकाउंट को भी 4,000 का क्रेडिट किया, 3,000 का डेबिट किया, 1,000 का क्रेडिट। तीनों को 1,000 1,000 1,000 का क्रेडिट। सी के अकाउंट में, सॉरी डी के अकाउंट में कोई क्रेडिट नहीं है, सीधा 3,000 डेबिट है ना? तो इनका अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो रहा है? डी इज गेटिंग डेबिटेड बाय 3,000 टू ए टू बी टू सी, 1,000 क्या हो रहा है? इस पूरे प्रोसेस की वजह से न्यू पार्टनर का गेन हो रहा है। ठीक है, और एबीसी का सैक्रिफाइस हो रहा है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यू आर डायरेक्टली एडजस्टिंग द सैक्रिफाइस एंड द गेन। कुछ समझ में आया क्या किया? दैट्स इट। चलो ओके, तो ये हुआ हमारा सबसे पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब इसका पूरा का पूरा जर्नल एंट्री ओके, इन्होंने कैसे किया? देखो इन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें करते रहते हैं ये लोग। हाँ देखो, इधर इन्होंने डायरेक्ट कर लिया, हाँ इनको त्रास आ रहा है ठीक है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये तरीका आप करोगे तो आप लोगों को इसमें मार्क्स मिलेंगे क्या। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मे बी आपको पूरा ही करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाया आपने। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मतलब पहला एंट्री क्या करोगे आप करोगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ठीक है, फिर जो बैलेंस बचा 12,000 उसको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए बी एंड सी। ठीक है, ये किया। उसके बाद उल्टा, ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट टू बिल्डिंग, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ठीक है, फिर से बैलेंस जो आएगा उसमें पार्टनर्स ए बी सी डी डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ये पूरे जर्नल एंट्रीज लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट यही नॉर्मली एक्सपेक्ट करेगा, अगर ये नहीं किया तो शायद मार्क्स कट भी जाए। लेकिन ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या किया? डायरेक्टली लिख दिया है। डायरेक्टली कैसे लिखा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने क्या किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है? आप लोग ऐसा समझो, आप लोग रफ वर्क नहीं करते, रफ वर्क, तो वो रफ वर्क की तरह होता है मेमोरेंडम बुक। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करो। अकाउंटिंग बुक्स में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, लेकिन हर चीज लोगों को दिखाई नहीं जाता। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, कुछ चीजें पब्लिक में जाते हैं, कुछ चीजें इंटरनल होते हैं। समझ रहे हो बात को? भाई साहब, हम लोग अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास कंपनी के सारे राज है, बिजनेस के सारे राज है, लेकिन ये सारे राज बाहर नहीं जाते सर। समझे बात को? तो कुछ चीजें इंटरनल डॉक्यूमेंट्स एक रफ की तरह हम मेंटेन करते हैं हमारे रेफरेंस के लिए, ये दूसरों को नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अक्सर ऐसे रफ फॉर्म में बनाया जाता है। दिस इज नॉट अ फेयर अकाउंट।
क्या मतलब समझे आप लोग? मेमोरेंडम अकाउंट का मतलब दिस इज नॉट अ फेयर अकाउंट, मतलब ये लेजर में नहीं जा रहा है। मेमोरेंडम वर्ड ऐड हुआ यानी ये लेजर में नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर ये लेजर में नहीं गया तो मैं इतना डिटेल काहे को लिखूं यार, इंटरनली तो है। तो इंटरनली है तो मैं क्या करूंगा, सीधा कैलकुलेट कर लूंगा कि यार 12,000 रुपए का फायदा हो रहा है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से 12,000 रुपए का फायदा हो रहा है। कैसे समझा? देखो जरा, देखो 1215 500 और 1300 मिला के कितना 3,000 रुपए का नुकसान हुआ स्टॉक, फर्नीचर और लाइबिलिटी में, और बिल्डिंग में 15,000 का फायदा हुआ। तो घूम फिर के 15,000 का फायदा, 3,000 का नुकसान, नेट इफेक्ट क्या हुआ? 12,000 का फायदा हुआ, ठीक है। इस फायदे को अगर मैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यू को चेंज नहीं करता हूं तो इस फायदे में डी भी हिस्सा मांगेगा, ठीक है। डी कितना हिस्सा मांगेगा? इसी 12,000 में उसका शेयर कितना है? 1/4। तो 12,000 का 1/4 कितना गया? 3,000, है ना। तो ये 3,000 से उसका फायदा हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यू को चेंज नहीं करते, हम उसको वैसे ही रखते हैं। लेकिन भाव डी तेरा फायदा हो रहा है, तू कॉम्पनसेट कर एबीसी को, ठीक है। तो हम लोग डी से पैसे मांगेंगे और एबीसी को पैसे दे देंगे, है ना। तो इसका डायरेक्टली एंट्री पास किया जा सकता है। क्या? डी अकाउंट डेबिट 3,000, टू ए 1,000, टू बी 1,000, टू सी 1,000, खत्म, ठीक है। मॉड्यूल ने ना लेंदी रास्ता अपनाया ना डायरेक्ट रास्ता अपनाया, मॉड्यूल ने दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। और ये क्वेश्चन में ऐसा किया, किसी और क्वेश्चन में अलग किया, ठीक है। अब जो भी है जैसा भी है, इन्होंने क्या किया जरा ध्यान से देखो। यहां पे इन्होंने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को पहले डेबिट किया 12,000 से, और ए, बी और सी इन तीनों को क्रेडिट कर दिया 4,000 से, ओल्ड रेशियो में बांटा इसको, ठीक है। और उसके बाद उसी 12,000 को वापस से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, यानी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कैंसिल कर दिया इन्होंने, और ये डेबिट किसको किया? ए, बी, सी और डी, है ना। तो सर अल्टीमेटली तो ये कैंसिल ही हो गया ना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अगर आप इसको देखोगे तो ये वही चीज है जो मैंने आपको पहले बताया था। आप घूम फिर के अगर देखोगे तो डी के अकाउंट को डेबिट हो रहा है 3,000 से, और एबीसी के अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है लेकिन 1,000 से, ठीक है। कुछ समझे क्या हुआ? ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना सब बता देने के बाद हमें तो सही गलत बहुत कुछ लगता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर मैं लिखूं क्या, है ना। मॉड्यूल ने तो 2-3 अलग अलग चीजें बता दी, मैं क्या लिखूं सर, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से दो में से एक काम करना, ठीक है। जो डायरेक्ट एंट्री वो तो लिखना मत, क्योंकि आई डोंट नो, लेकिन इंस्टीट्यूट के किसी पब्लिकेशन में वो दिखता नहीं मुझे, ठीक है। वो सही है लेकिन वो दिखता नहीं, ठीक है। तो एक चीज आप ऐसा करो कि पूरा लेंदी आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा, जैसा मॉड्यूल ने इसके और एक क्वेश्चन है उसमें जैसा किया हुआ है। तो व्हाट यू कैन डू इज, जो मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया फिर से देखो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू लायबिलिटी। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, इन तीनों को क्रेडिट किया, ठीक है। बिल्डिंग डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है, यहां पे क्रेडिट मतलब बिल्डिंग को डेबिट, राइट। फिर जो बैलेंस है 12,000, उसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट टू एबीसी इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। फिर उल्टा करने का है, उल्टा करने का है मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ठीक है। उसी तरह से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट टू बिल्डिंग, देखो यहां पे क्लिक हो रहा है ये बात, ओके। फिर जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को न्यू रेशियो में बांट दूंगा अमंगस्ट पार्टनर्स, सो ए, बी, सी, डी डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। एक बार समझने की कोशिश करो जो मैंने अभी कहा, बहुत फास्ट कहा मैंने, इसलिए क्लिक करने हो रहा है कि नहीं देख लो एक बार, नहीं जमा तो मुझे बताओ, समझा क्या किया, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली सब चीजें एडजस्ट हो जाएंगे, हाँ लेकिन एंट्रीज बहुत सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक रास्ता है। ऑल्टरनेटिवली दूसरा रास्ता, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन तो तुमने बनाया ही है, तो क्या करो, सीधे सीधे आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के बैलेंस से एंट्री करो, यानी ये दोनों एंट्री में क्या किया, पहले मैंने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को डेबिट करके एबीसी को क्रेडिट किया ओल्ड रेशियो में 12,000 का प्रॉफिट, और दूसरा मैंने क्या किया, मैंने उसी 12,000 को फिर से राइट ऑफ किया इन द न्यू रेशियो, तो एबीसीडी को डेबिट किया और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, ठीक है। तो इन दोनों में से एक रास्ता अपनाना, तीसरा रास्ता जो मैंने बताया वो तो मत अपनाना क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ने लिखा ही नहीं है, हालांकि वो मोर देन करेक्ट है, ये दोनों तरीके से ज्यादा सही है वो, ठीक है। लेकिन क्या करें, अभी इंस्टीट्यूट नहीं मानता तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है।
जमा ये बात? तो मुझसे पूछोगे तो मैं पहला वाला बोलूंगा, पहला वाला जो हम लोगों ने किया था वही करना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है? यस, लेबर वर्क। ठीक है, ओके चलो। अब इसके अलावा ये तो रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स हुए। कैपिटल कितना लेके आ रहा है? वो 10,000 रुपए लेके आ रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब देखो यहां पे इन्होंने मिक्स करके लिख दिया, ठीक है? 10,000 कैपिटल थे, 6,000 गुडविल थे, ठीक है? ही इज ब्रिंगिंग इन, तो 16,000 कैश आया, लेकिन 16,000 कैश में से कुछ कैपिटल है और कुछ गुडविल है, ठीक है? ये कैसा करते हैं? देखो ये सब कुछ मर्ज करके यहां पे लिख देते हैं और फिर कैपिटल में से निकाल के उसको वापस ले जाते हैं। तो दिस इज एन अप्रोच जो बहुत सारे बच्चों ने 11th 12th पे भी पढ़ा है। एक कुछ तो भी अलग ही अप्रोच है, ठीक है? जो प्रैक्टिकली कहीं नहीं मिलता, कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है? आगे चल के आने वाले शायद 20-25 साल में कहीं आप लोग इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे जो यहां दिख रहा है आपको, कोई भी नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे किताब में होता है, ठीक है? इनफैक्ट ये इंटर में आते ही आप लोग चेंज हो जाओगे। फाउंडेशन 11th 12th और फाउंडेशन में पता नहीं क्यों बाबा आदम के जमाने से वही चलता आ रहा है और आज भी वही चल रहा है, ठीक है? लेकिन मैं इसके लिए आपको दूसरा एंट्री बताता हूं। दूसरा एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री होगा तो कैपिटल का, कैश टू कैपिटल, डीज कैपिटल। ये कितने से होगा सर? 10,000। सर ये कैपिटल है, समझाइए, ये सिंपल है। दूसरा जो है वो है गुडविल का एंट्री। गुडविल 6,000 रुपए का है, ठीक है? अगर ये पैसे नहीं ले आता तो मैं डी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके एबीसी को क्रेडिट करता, लेकिन वो पैसे लेके आ रहा है ना, तो मैं कैश को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटूंगा। समझ रहे बात को? सो मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा, कितना? 6,000 रुपए, और ये बांटूंगा कितने में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, ठीक है? अब इसके लिए अगर आप चाहो तो वो वर्किंग नोट बना के रख सकते हो। कौन सा वर्किंग नोट? देखो ये टेबल बना लिया मैंने, ए बी सी डी। गुडविल का वैल्यू क्या है? 6,000। इसको पहले ओल्ड रेशियो में बांटो। ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल, तो 2,000 2,000 2,000 एंड 0, है ना? अब वही 6,000 को न्यू रेशियो में बांटो। सॉरी, मैंने 60,000 कर दिया। 6,000 को न्यू रेशियो में बांटो, 1:1:1:1, तो 1,500 1,500 1,500 और 1,500, ऐसा आ गया। तो किसका गेन हो रहा है? डी का गेन हो रहा है 1,500 का, बाकी तीनों का लॉस हो रहा है। कितना सैक्रिफाइस हो रहा है? कितना? 500 500 500, राइट? तो डी को मैं कितने पैसे लाने के लिए कहूंगा फिर? अरे एक मिनट, माई मिस्टेक, रुको, एक मिनट, हाँ मेरे को क्वेश्चन देखना, तो 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, गलती। देखो डी शुड ब्रिंग इन 6,000 फॉर गुडविल, यानी डी का शेयर है ये, सॉरी मेरी गलती है। डी का शेयर इज 6,000, यानी गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट 6,000। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 6,000 इंटू 4, ये कितना आ रहा है? 24,000। ये समझा कि कैसे निकाला मैंने? सर इसका शेयर इज 6,000, वो इतना पैसा लेके आ रहा है, यानी गुडविल ऑफ द फर्म होगा 24,000। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाले अप्रोच में हम लोग इसके शेयर को नहीं, हम लोग पूरे गुडविल ऑफ द फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? चलिए फिर से करते एक बार वो प्रोसेस, ठीक है? हाँ जी, एक मिनट, ये मिटा दूं मैं। तो 8,000 8,000 8,000 और 0, ठीक है? 1:1:1:1 में 6,000 6,000 6,000 और 6,000, है ना? तो डी का गेन हो रहा है 6,000 का, 0 की जगह सीधा 6,000, है ना? और बाकी तीनों का नुकसान हो रहा है कितना? 2,000 2,000 एंड 2,000, राइट? तो मैं डी को बोलूंगा कि भाई तू 6,000 लेके आ जा, और ये किस में बांट दूंगा? एबीसी में बांट दूंगा, है ना? लेकिन वो कैश अगर लेके आ रहा है तो सीधा कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड ए बी एंड सीज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय 2,000, है ना? 6,000 से कैश अकाउंट डेबिट एंड एबीसी अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय 2,000, करेक्ट? तो ये जर्नल एंट्री होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहां पे इन्होंने सब मिक्स करके लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूजन बढ़ सकता है, और अगर किसी ने इसको रट के आया है तो वो तरीका फॉलो कर लेना, कोई टेंशन नहीं। 12th में ज्यादातर हम लोग रट्टा मारते हैं, 12th में रट्टा ही मारते हैं, ठीक है? पूरे आधे से ज्यादा एंट्रीज रट्टा, ठीक है? तो वो रट्टा अगर मालूम है, आता है, तो वो रट्टा कंटिन्यू करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है?
लेकिन अगर हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है, बेहतर होगा कि आप कैपिटल को अलग कर दो, गुडविल को अलग कर दो, ठीक है, मर्ज मत करो चीजों को, ठीक है, डन, यस सर। तो ये सब हो गया, ये एंट्रीज हुए हमारे, ठीक है। बाद में बैलेंस शीट पूछा है, तो बैलेंस शीट में बिल्स पेबल में देयर वाज नो चेंज एज इट इज, क्रेडिटर्स में देयर वाज नो चेंज एज इट इज, ठीक है। कैश बैलेंस बदल जाएगा, कैश बैलेंस था कितना, कैश बैलेंस था 1000 रुपए, ठीक है। इसमें और कितने पैसे आ गए, ये 10,000 कैपिटल के आ गए, 6,000 गुडविल के आ गए। कुछ पैसे गए क्या कहीं, नहीं है ना, तो मेरा कैश बैलेंस कितना हो जाएगा, अच्छा गए होंगे फिर कहीं, तो सॉरी देखो फिर से गलती, 1/2 ऑफ द गुडविल वाज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। 1/2 ऑफ द गुडविल, एंड में थोड़ा सा रुक जा रहा है अपन, तो कुछ कुछ जगह पे स्किप हो जा रहा है, चलो 1/2 ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन, 1/2 ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन, यानी सर उनके शेयर थे 2000 2000 2000, तो उसका आधा आधा इन्होंने विथड्रॉ कर लिया, यानी 1000 1000 1000 तीनों ने विथड्रॉ कर लिया। तो तीनों ने विथड्रॉल की एंट्री क्या होगी, एबीसी डेबिट टू कैश, ठीक है। तो कैश बैलेंस कितना होगा, 1000 रुपए प्लस कैपिटल के 10,000 प्लस गुडविल के 6,000, यानी 16,000 रुपए, यानी कितना हो गया 17,000, और फिर गुडविल के कितने पैसे निकाल लिए उन्होंने, 1000 1000 1000, यानी कितना निकाल लिया, 3,000 निकाल लिया, क्या बैलेंस बचा 14,000। सो मेरा बैलेंस शीट पे कैश बैलेंस बचना चाहिए 14,000। बाकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकाल के ये कंप्लीट कर पाओगे फिर आप लोग, ठीक है। इसको ट्राई करना ईमानदारी से आज घर पे, ठीक है, यस, ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद वन लास्ट वन, एंड दैट लास्ट वन इज थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने टॉप 5 में पकड़ना सही समझा, क्योंकि देखो नॉर्मली स्पीकिंग टिपिकल क्वेश्चंस अगर दिखाई दे, जैसे गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, ये सब हो गए, तो इनको हम लोग कर देते हैं, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं जाता। टेंशन कब जाता है, हटके क्वेश्चन आया तो, कुछ अलग है, तो एडमिशन, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ अलग दिया है सर, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन मई 21 के एमटीपी में आया था, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन मैंने यहां पे पिक किया है, आते हैं उसमें, मई नहीं सॉरी नवंबर 21 के एमटीपी में, ठीक है। तो नवंबर 21 के एमटीपी का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं ये वाला क्वेश्चन अगर किसी ने पहले देखा भी होगा तो उसमें अटके जरूर होंगे, ठीक है, बहुत बदनाम है क्वेश्चन। लेट्स सी, मॉस्को एंड डैनियल, ठीक है, चलो देखते हैं। तो मॉस्को एंड डैनियल आर पार्टनर्स इन द फर्म एमडी एंड कंपनी फ्रॉम 1417, पुराना क्वेश्चन है ना, डेट्स थोड़े पुराने दिखेंगे आपको, ओके। इनिशियली बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड 1 लाख ईच एज कैपिटल, मतलब ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, कभी तो भी इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था 1-1 लाख रुपए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आज भी 1 लाख रुपए का कैपिटल बैलेंस है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, दे डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल देयर आफ्टर, ओके, यानी और फर्दर कैपिटल तो नहीं आया, बाकी कुछ ड्राइंग वॉइंग हुआ होगा तो वो देखेंगे, ठीक है। नाउ दे मेंटेन अकाउंट्स ऑफ द फर्म ऑन मर्केंटाइल बेसिस, बढ़िया। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4, ओके, यानी इनका शेयर था 5:4। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21 were finalized, the partners decided to share profits and losses equally with effect from 1/4/17, क्या कहा, with effect from 1/4/17। Now this is the accident area। ये पूरे क्वेश्चन में जो मेन गड़बड़ एरिया है वो यही है, ठीक है। What do you see here? सर इन्होंने 1/4/17 से बिजनेस शुरू किया, ठीक है, 1/4/17 से उनका रेशियो रखा था 5:4, तो 1/4/17 से 17-18 खत्म हुआ, 18-19 खत्म हुआ, 19-20 खत्म हुआ, और जैसे ही 31st March 2021 खत्म हुआ, इन्होंने सोचा कि सर हम ना अपना रेशियो बदल लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, लेकिन विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/4/17। यानी क्या हुआ सर, 17-18 तो पास्ट टेंस हो गया ना, ये कब की बात कर रहे हैं, ये है आज की तारीख पे, आज का तारीख है 1 अप्रैल 2021। इस बात को समझो, ठीक है। देखो इन्होंने शुरू किया था 1/4/17 को, ठीक है, ये फाइनलाइज हो गया सर, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, आज हम लोग यहां हैं 1/4/21। इस डेट पे ये कह रहे हैं कि रेशियो इक्वल करेंगे, लेकिन आज से नहीं, शुरुआत से 1/4/17 से। तब गड़बड़ क्या आया, गड़बड़ ये दिख रहा है सर 17-18 का तो फाइनलाइज हो चुका था यानी 5:4 में बढ़ चुका था, वो जो भी प्रॉफिट निकला था वो तो 5:4 में बढ़ चुका है ना। इसी तरह से 18-19 का भी 5:4 में चला गया, 19-20 का भी 5:4 में चला गया, 20-21 का भी 5:4 में चला गया, सब चला गया। और अब ये कह रहे अरे नहीं वो ना 1:1 में जाना चाहिए था। अरे यार
अब तो गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे। तो क्या चारों साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करें? नहीं, आपको चारों साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज नहीं करना, वो सब चेंज नहीं करना है। आपको क्या करना है, मॉस्को और डैनियल के बीच में इफेक्ट को दिखा देना है। देखो बात को समझो, ये चारों में प्रॉफिट का बंटवारा हुआ था, तो कहने से कि कहीं ना कहीं मॉस्को और डैनियल में से किसी एक को कम, किसी एक को ज्यादा प्रॉफिट चला गया है ना। अब अगर शेयर चेंज कर रहा हूं तो एक का फायदा हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो एक को ज्यादा प्रॉफिट चले गए, एक को कम प्रॉफिट चले गए। तो हम क्या करेंगे, हम उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको कैलकुलेट करके डायरेक्टली जिसको ज्यादा प्रॉफिट चला गया उसके अकाउंट से उसे निकाल के जिसको कम प्रॉफिट गया उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आते हैं इसमें वापस। सो ये है हमारा मेन एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस पॉइंट में वापस आते हैं अभी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट इन द ascertaining the results in the earlier years certain adjustments details of which are given below had not been noted। मतलब ये जो है ना, ये जो गड़बड़ है ये रेक्टिफिकेशन दे रहे हैं लोग, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो उनका सबसे फेवरेट एरिया होता है रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो उन्होंने रेक्टिफिकेशन डाल दिया, लेकिन प्लीज नोट कि ये रेक्टिफिकेशन अभी तक हुआ नहीं है, यानी ये 5:4 में नहीं बेटा, है ना। तो ये जो भी रेक्टिफिकेशन करेंगे इसको इक्वल रेशियो में ही बांटेंगे फिर, ठीक है। चलो ये हुआ। आगे, पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडमिट स्पिनी। अब आया एडमिशन, इसके पहले तक तो एडमिशन था ही नहीं, ठीक है। तो पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडमिट स्पिनी एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021, सेम डेट कोई, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड दैट स्पिनी वुड बी अलॉटेड 20% शेयर इन द फर्म। नॉर्मली अपने को एक रेशियो दिया रहता है, यहां पे परसेंटेज दिया है, तो ठीक है सर 20% यानी 1/5, ठीक है। एंड ही मस्ट ब्रिंग इन 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मॉस्को एंड डैनियल। मतलब कितना पैसे लेके आएगा वो भी नहीं दिया है, अपने को प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं इसमें भी। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2021 बिफोर एडमिशन ऑफ स्पिनी। तो ये सब बैलेंस शीट की डिटेल्स दिए हुए है, बस इतना ही। फिर अपने को क्या बोला है, पीएनएल एडजस्टमेंट। पीएनएल एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, वन एंड द सेम, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, बस। अरे रिवैल्यूएशन एसेट्स के लायबिलिटीज में चेंज नहीं दिया है, रिजर्व्स नहीं दिया है, गुडविल नहीं दिया है। So this is a different question, जिसमें हम लोग एडमिशन में नॉर्मली हमारी आदत होती है, मतलब इतनी आदत हो जाती है कि एडमिशन का क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन पढ़े बगैर अपन पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, ऐसी आदत पड़ जाती है हमें। लेकिन यार रिवैल्यूएशन है ही नहीं, ठीक है। जो है वो है करेक्शन, और उसके अलावा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ द शेयर इन द चेंज इन द रेशियो। मतलब इसमें एडमिशन का कोई रोल ही नहीं है सच देखने जाओ तो, क्योंकि एडमिशन से गुडविल रिवैल्यूएशन का कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। इसमें बस वो मॉस्को और डैनियल के बीच में थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, ठीक है। चलो तो अभी क्या करना पड़ेगा सर, अब ऐसे हटके क्वेश्चंस दिखे तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन क्या होता है, बहुत हार्ड है यार, नहीं जमेगा, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के इसलिए इसके मार्क्स को यहां से हटाया नहीं है ना। तो अगर इसको सॉल्व करने की इच्छा हमारी नहीं रहेगी तो सीधा 20 मार्क त्याग देने होंगे, और अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको लगेगा अरे यार इजी तो था यार, इतना हार्ड भी नहीं था, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर इट। तो आप लोग ना सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, इसको एक एडमिशन के क्वेश्चन की तरह देखो ही मत। वैसा देखोगे ना तो दिमाग कहीं ना कहीं दगा देगा अपने को, ठीक है। वैसे मत देखो इसे, आपको दो एडजस्टमेंट करने हैं बस। एक तो अपने को रेक्टिफिकेशन करने का है, ठीक है। दो अपने को ये जो सेंटेंस दिया था ना यहां पे 5:4 में जो बढ़िया इसको 1:1 में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एडजस्टमेंट दिखाना है, बस ये एडजस्टमेंट करने का है। ये दो एडजस्टमेंट है बस, ठीक है। चलो देखते हैं। और उसके अलावा तीसरा वाला इजीली हो जाएगा आपका, हाँ, कि स्पिनी कितना कैपिटल ला रहा है। एडमिशन के नाम पे सिर्फ एक ही है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, लेकिन वो कितना ला रहा है वो नहीं दिया है, बस उतना ही है और कुछ भी नहीं है एडमिशन के नाम पे, ठीक है। चलो एक एक करके पहले आ जाते हैं रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स, सॉरी रेक्टिफिकेशंस में, ठीक है। तो अपने को पीएनएल एडजस्टमेंट का है, तो आप पीएनएल एडजस्टमेंट को रिवैल्यूएशन वाला पीएनएल एडजस्टमेंट जैसे देखने की जगह रेक्टिफिकेशन वाले पीएनएल एडजस्टमेंट जैसा देखो, ठीक है। ओके, अब मेरे को हर साल का रेक्टिफिकेशन करने का है क्या? नहीं यार, वो 2018 का हो, 19 का हो, 20 का हो या 21 का हो,
सर मैं सब कुछ के लिए पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट क्रेडिट करने वाला हूं, बरोबर। चलो तो देखते हैं। तब मुझे यहां पे दिया हुआ है कि सर प्रॉफिट जो फाइनलाइज हुआ था वो ये फाइनलाइज हुए थे, पर ये गलत है, ये गलत थे, है ना। क्यों गलत थे? क्योंकि ये सब रेक्टिफिकेशन नहीं हुए थे तब। तो क्या क्या है? एक्सपेंसेस नॉट प्रोवाइडेड फॉर, है ना। तो सर किसी भी साल का हो, ये खर्चे डेबिट नहीं हुए थे, तो इन खर्चों को डेबिट करना पड़ेगा, बरोबर। तो खर्चों को डेबिट करूंगा तो पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। कैन आई से सो? तो सर पीएनएल एडजस्टमेंट शुड बी डेबिटेड बाय 15,000, पीएनएल एडजस्टमेंट शुड बी डेबिटेड बाय 10,000, पीएनएल एडजस्टमेंट शुड बी डेबिटेड बाय 18,000, पीएनएल एडजस्टमेंट शुड बी डेबिटेड बाय 12,000। ऐसा बोलने की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट विल बी डेबिटेड बाय 15,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000। चलेगा? कितना है देखो टोटल? 55,000 से पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। ये समझा सबको? क्या किया सर? एक्सपेंसेस वर नॉट डेबिटेड। आप सीधे सीधे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की दुनिया में चले जाओ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में अगर कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं होता है तो खर्चे को डेबिट करना पड़ेगा। तो खर्चे को डेबिट करेंगे तो मुझे क्रेडिट कहां करना पड़ेगा? सस्पेंस में। सिर्फ खर्चा डेबिट नहीं हुआ था तो क्रेडिट कहां करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, वही किया मैंने 55,000 से। ठीक है, सोल्यूशन में आप यहां पर सिर्फ इतना देख लो, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब यहां लिखना तो वैसे टू सस्पेंस अकाउंट चाहिए, लेकिन वो ऐसा समझ लो कि नरेशन लिख रहे हैं। ठीक है चलो एनीवेज आगे देखो। सर इनकम नॉट टेकन, अरे यार वही चीज हो गया, ये पीएनएल में क्रेडिट नहीं हुए थे। चारों का टोटल ले लो 33,000, है ना। तो ये पीएनएल में क्रेडिट नहीं हुए तो अभी करने पड़ेंगे। तो पीएनएल की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट बाय 33,000, यानी एंट्री क्या होनी चाहिए? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट 33,000। ठीक है, तो ये पीएनएल एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो गया 33,000। रेक्टिफिकेशन हो गया। रेक्टिफिकेशन होने के बाद जो बैलेंस बचा वो बच रहा है 22,000 डेबिट बैलेंस। तो ये जो बचा ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा मॉस्को और डैनियल में। लेकिन अगर ये अभी पता चल रहा है जब मैं रेशो को 1:1 कर रहा हूं तो मैं इसको क्या 5:4 में बांटूंगा? 5:4 में बांटो, फिर बाद में उसको करेक्शन करो। अरे यार अभी सीधा सीधा 1:1 में करो ना, पता है ना 1:1 में करने का है, तो 1:1 में बांट देंगे। तो ये 11,000 यहां आ गए। ठीक है, पहला जवाब। ओके, अब इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या क्या थे देखो। तो ओपनिंग बैलेंसेस 1,05,750 एंड 75,750, राइट। सो 1,05,750 एंड 75,750 वर द ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, बट कैन आई से कि इनका रिवाइज्ड बैलेंस अब बदल गया। देखो तो कितना हो गया? $94,750 पक्का आ रहा है ऐसा? ओके, स्पिनी भाई साहब जो आ रहे हैं इनका कैपिटल कितना होगा देखो तो क्या दिया है यहां पे? 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मॉस्को एंड डैनियल। शायद आपने अभी अभी कंबाइंड कैपिटल ही निकाला है ना? कितना निकाला आपने? 94,750। अच्छा वो किसका था? अच्छा वो सिर्फ मॉस्को का था। ओके, तो डैनियल का देखो कितना है, दोनों का टोटल ले लो 159,500 आ रहा है ऐसा। तो मॉस्को और डैनियल दोनों का मिला के कैपिटल हो गया 159,500। अब स्पिनी जो आ रहा है वो 20% कैपिटल लेके आएगा इनका, तो इसका 20% निकालो देखो कितना आ रहा है? 31,900। दिस इज द कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय स्पिनी, 31,900 आ गया। ये जम गया, आधा क्वेश्चन हो गया हमारा, 20 मार्क का क्वेश्चन है, आधा हो गया। सोचो जरा, मतलब इसको अगर मैंने दिमाग नहीं लगाया तो सीधा 20 मार्क, और दिमाग लगाया चल गया दिमाग, तो भाई कितना दिमाग लगाया हमने? थोड़ा सा लगाया और 10 मार्क जेब में। अब एक और बचा है, कौन सा बचा है? ओ लीगल एडजस्टमेंट। अब क्या करे सर, चलो थोड़ा लगाते हैं दिमाग, सोचते हैं। ठीक है, देखो सर ये जो भी प्रॉफिट था शुरू से लेके अभी तक, यानी टिल 1421, 1417 से लेके 1421 तक जो भी प्रॉफिट आया था वो 5:4 में बटा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? वो सारे प्रॉफिट 1:1 में ले जाने। अब जो होना था वो तो हो गया, यानी ज्यादा या कम ऑलरेडी चला गया, तो मुझे क्या करना है? अब उसको कैलकुलेट करके उनका इफेक्ट नलिफाई करने का है। कैसे करूंगा देखो, आराम से समझो। कहना है कि जो प्रॉफिट बचा है वो ये वाला प्रॉफिट है, देख लो टोटल क्या है इसका।
5,40,000। ठीक है, पक्का? कैन आई से 5,40,000 5:4 रेशियो में बटा है ना? चलो मैं इसका वर्किंग नोट दिखा रहा हूं आपको। सब 5,40,000 5:4 में बटा है। 5,40,000 5:4 में बटा है। ये वही चीज कर रहे हैं जो अपन गुडविल में कर रहे थे अभी तक, अपना वाला टेबल। देखो 5,40,000 ओल्ड रेशियो में बटा था, क्या रेशियो में बटा? देखो 3 लाख 2,40,000 ऐसे ही बटा। अब वही 5,40,000 किस रेशियो में बटना चाहिए था? इक्वल, यानी कितना होना चाहिए था? 270 270। तो सर जरा देखो, मॉस्को को 270 मिलने चाहिए थे और भाव 3 लाख लेके बैठा हुआ है। मतलब क्या हुआ? 30,000 जास्ती लेके बैठा है मॉस्को, राइट? और वहीं पे डैनियल को 2,40,000 मिलने चाहिए, सॉरी 2,70,000 मिलने चाहिए थे, 2,40,000 मिले बेचारे को। तो इसका 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। समझे बात को? तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि डैनियल भाई तू, सॉरी डैनियल नहीं, किसका फायदा हुआ? मॉस्को भाई तू डैनियल भाई को कॉम्पनसेट कर दे भाई, उसका लॉस हो गया तो ये चीज की वजह से। तो मैं मॉस्को से पैसे मांगूंगा, डैनियल को पैसे दे दूंगा। तो मॉस्कोस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, डैनियल्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सिंपल, 30,000 से। ओके चलो, तो कैपिटल अकाउंट में इसका इफेक्ट दिखा देते हैं। मॉस्को के अकाउंट में डेबिट, डैनियल के अकाउंट में क्रेडिट। डन। इसका वर्किंग नोट देखो, पहले क्या किया? चारों प्रॉफिट का टोटल लिया, फिर जो गुडविल के लिए अपन जो अभी तक टेबल बना रहे थे वैसा वाला ही टेबल बनाया, जिससे अपने को सैक्रिफाइस और गेन के बारे में पता चल गया। फिर जर्नल एंट्री, मॉस्को डेबिट, डैनियल क्रेडिट, पोस्ट कर दिया यहां पे। हो गया? फिर कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस बदल गए, तो वो रिवाइज कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस बैलेंस शीट पे लिख लिया हम लोगों ने। बाकी बैलेंसेस में तो कोई चेंज है ही नहीं एक्सेप्ट कैश। ठीक है, तो कैश में क्या हुआ? 31,900 आए। अब ये कैश इन हैंड भी मान सकते हो, कैश एट बैंक भी मान सकते हो, अपने को दोनों दिया, अपन दोनों मान सकते हैं। नॉर्मली मैं एज्यूम करता तो मैं बैंक में एडिशन मानता, इन्होंने इसको कैश में एडिशन मान के रखा हुआ है। कोई भी करो एक ही बात है। ठीक है, बैलेंस शीट फुल टैली। बताओ 20 मार्क के हिसाब से कितना टफ था ये? ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, ये चीज टफ तभी नहीं लगता जब सपोर्ट हेल्प आजू बाजू में होता है। जैसे राइट नाउ टीचर सामने है या सॉल्यूशन था सामने है, ऐसी चीजें जब हमारे सामने रहे, या कोई एक दोस्त है जो जिसको आता है वो आजू बाजू में है, ठीक है, तो हम लोग कभी इसमें डिफिकल्टी हमें नहीं जाती। इसमें डिफिकल्टी कब जाती है? जब अकेले बैठ के सॉल्व कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ये चीज से हम लोगों ने क्या सबक सीखा? हमने ये सबक सीखा कि सर इंस्टीट्यूट हर बार टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछेगा ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हमारे सिलेबस के ऐसे हैं जिसके ऊपर हटके क्वेश्चंस ये बीच बीच में पूछते रहते हैं। पार्टनरशिप इनमें से एक है। पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स, ये तीन क्वेश्चंस, ये तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ये अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछना पसंद करते हैं। अभी एक और चैप्टर ऐड हुआ है जिसके ऊपर अभी तक तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि ये लोग बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछें। उसका नाम है सिंगल एंट्री। उसके ऊपर भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी सारे जो टॉपिक्स है उसके ऊपर टिपिकल क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, जमा फिर दैट वाज एडमिशन। ठीक है, तो अच्छे से पांचों के पांचों क्वेश्चंस वापस से बिना किसी मदद के प्रैक्टिस करना एक बार। ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन विद एडमिशन टुडे। नाउ रिटायरमेंट नेक्स्ट। ठीक है, चलो।